हिंदी अध्याय 681। जो लोग मुस्कुराना पसंद करते हैं वे सभी बुरे हैं। 2 अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। पूरे मैदान में सन्नाटा था। सांसों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। कोंगली, युबिन जुबान और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे अविश्वास से भर गए। वांग टेंग नए मुख्य कमांडर थे। यह एक विस्फोटक खबर थी। उन्हें लगा कि वे सपना देख रहे हैं। यह अवास्तविक था। युबिन जुबान ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुत्ते की गंदगी पर पैर रख दिया हो। अतीत में वह वांग टेंग के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता था। अब दूसरी पार्टी पहले से ही एक सेना का मुख्य कमांडर था जबकि वह अभी भी उसी पद पर था। उनके बीच की दूरी ने उसे निराश कर दिया। नीचे के मार्शल योद्धाओं को भी इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। एक युवा व्यक्ति जो 19 साल का भी नहीं हुआ था, उसे ब्लैक स्पैरो ट्रूप का मुख्य कमांडर नियुक्त किया गया था। यह इस सदी में उनके द्वारा सुनी गई सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण बात थी। हांजू, वान बाकियू और अन्य लोग अचंभित रह गए। उनके मुंह खुले रह गए और वे लंबे समय तक उन्हें बंद नहीं कर पाए। गंभीरता से उनके कनिष्ठ भाई वांग टेंग ब्लैक स्पैरो ट्रूप के मुख्य कमांडर बन गए। उन्होंने सेना से कई मिशन लेकर अपना नाम कमाया था। पहले तो उन्हें गर्व महसूस हुआ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वांग टेंग चीफ कमांडर बन गए हैं, तो उन्हें लगा जैसे उनके दिल पर वार हो गया हो। यह आदमी एक राक्षस था। डिप्टी कमांडरों के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनमें से कुछ के चेहरे पर घिनौना भाव था। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। डेन ताइक्सुआन को भी अचानक इस पद पर पदोन्नत कर दिया गया। वे उसके जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि उनमें से नया मुख्य कमांडर चुना जा सके। फिर भी जब वह अंततः चली गईं, तो एक अन्य युवा व्यक्ति उनकी जगह लेने आया। उन्हें बिना किसी चेतावनी के पदोन्नत भी कर दिया गया। ये बेवकूफ पदोन्नति। डिप्टी कमांडरों को निराशा महसूस हुई। कुछ असहाय थे जबकि अन्य निराश थे। केवल वे ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में कड़वाहट देखी। अगर कोई और होता तो वे उसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन उनमें वांग टेंग से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। वह कम उम्र में ही मेजर बन गया था और उसके पास मजबूत लड़ाकू क्षमता थी। वह इतना शक्तिशाली था कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। ये डिप्टी कमांडर स्टार मेपल बैटल के दौरान मौजूद थे। उन्होंने उसकी ताकत और भयावह क्षमता देखी थी। वे जानते थे कि उनकी तुलना इस प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं की जा सकती। डेन ताइक्सुआन ने सभी के हाव भाव देखे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूर्ण शक्ति के सामने अनिच्छा गायब हो जाती। वांग टेंग के पास ये शक्ति थी। मुझे आपके नए मुख्य कमांडर को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करने दें। डेन ताइक्सुआन मुस्कुराया। वह एक अच्छे शो का इंतजार कर रही थी। वह मुड़ी और पीछे देखने लगी। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसे मंच पर आना ही होगा, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और मंच पर चला गया। एक क्षण में ही सारी निगाहें उस पर टिक गईं। वह बहुत छोटा था। जब सभी ने उस चेहरे को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी निगाहें उलझी हुई थीं और वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे थे। डेन ताइक्सुआन बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे चली गई। वह लंबे समय से नौकरी छोड़ने की योजना बना रही थी और आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हो गई। वह हंसना चाहती थी और चिल्लाना चाहती थी, मैं आज़ाद हूँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। डेन ताइक्सुआन के चले जाने के बाद वांग टेंग अकेले मंच पर खड़ा रहा और नीचे सभी को देखता रहा। उसने सबके चेहरे पर मुस्कान देखी। आश्चर्य था, ईर्ष्या थी, जलन थी। ये सब उसकी उम्र की वजह से था। हालांकि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप जो चीजें देखते हैं वे अलग होंगी। उसकी क्षमता उच्चतर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वह 13 सितारा उच्च स्तरीय जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं को भी मार सकता था। उसके लिए मुख्य कमांडर का पद महत्वपूर्ण नहीं था। वांग टेंग के लिए मुख्य कमांडर बनना एक कठिन और निरर्थक कार्य था। लेकिन उसके लिए विशेषता बुलबुले थे जिन्हें उठाना था। कोई बात नहीं, उसे शारीरिक श्रम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह एक मेहनती व्यक्ति था। हालांकि अभी भी कुछ बातें थीं जो उसे कहनी थीं। वांग टेंग ने अपना मुंह खोला। ईमानदारी से कहूं तो मैं चीफ कमांडर नहीं बनना चाहता। हर कोई अवाक रह गया, खासकर सोंग वानजियांग, झू चेंगवांग और अन्य डिप्टी कमांडर। वे हताश दिख रहे थे। बातें सस्ती थीं। कई लोग चीफ कमांडर पद के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, जिनमें वे भी शामिल थे। फिर भी वांग टेंग व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहा था। वह अपने आप को क्या समझता है? सच में, मेरा विश्वास करो, मुझे लगता है कि चीफ कमांडर का काम बहुत थका देने वाला और कठिन है। अगर कोई कारण न होता, तो मैं ये पद नहीं लेता। हालांकि मैं 3 महान कमांडरों के साथ एक समझौते पर पहुंच गया हूं। वांग टेंग के शब्दों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था कि वह चीफ कमांडर नहीं बनना चाहता था। हर कोई हैरान था।
उसने 3 महान सेनापतियों के साथ क्या समझौता किया? यही वह बात थी जिसके बारे में वे उत्सुक थे। मैं सिर्फ आधे साल के लिए चीफ कमांडर रहूंगा। आधे साल बाद मैं चला जाऊंगा, वांग टेंग ने आगे कहा। उसने उन्हें सस्पेंस में रखने की योजना नहीं बनाई थी। भीड़ एक बार फिर स्तब्ध रह गई। आधा साल, एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग सिर्फ आधे साल के लिए मुख्य कमांडर होंगे। नवंबर LBJNN। अन्य लोग इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद पद छोड़ना नहीं चाहते, फिर भी वांग टेंग ने 6 महीने की समय सीमा के साथ नौकरी स्वीकार करने पर जोर दिया। वह कभी भी नियमानुसार नहीं खेला। उपसेनापति आश्चर्य और विस्मय से एक दूसरे की ओर देखने लगे। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। मौका, यह उनके लिए एक महान अवसर था। इसका मतलब यह था कि वांग टेंग का मुख्य कमांडर बनना कोई बुरी बात नहीं थी। इसके बजाय, यह अच्छी खबर थी। आखिरकार, अगर कोई और होता, तो वह सिर्फ आधे साल के लिए इस पद पर नहीं रहता। वांग टेंग अनुभव हासिल करने और प्रसिद्धि अर्जित करने के लिए आए थे। भविष्य में जब वह इस्तीफा देगा तो उसके लिए कोई उच्च पद अवश्य ही इंतजार कर रहा होगा। उसे इस मुख्य कमांडर पद की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यह उनका मौका था। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने तक हर कोई मेरा सहयोग करेगा। मैं थोड़ा छोटा हूं, लेकिन मेरी मुट्ठी काफी मजबूत है। अगर कोई इसका स्वाद लेना चाहता है, तो मुझे तुम्हें मेरी धातु की मुट्ठी का अनुभव कराने में कोई आपत्ति नहीं है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी लोग डर से कांप उठे। फिर वे अवाक हो गए। प्यार की धातु मुट्ठी। ये व्यक्ति समस्याओं को सुलझाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पसंद करता था। सैनिकों को वांग टेंग की लड़ाई का तरीका याद आ गया। अगर ईंट से लड़ाई खत्म हो सकती थी, तो वह दूसरे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता। उन्हें वे बदकिस्मत लोग याद आए जो ईंट से घायल हो गए थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और वे डर गए थे। यह नया मुख्य कमांडर थोड़ा क्रूर था। उन्हें उसे अपमानित नहीं करना चाहिए। वांग टेंग की मुस्कान देखकर उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। जो लोग मुस्कुराना पसंद करते हैं, वे बुरे लोग होते हैं। वांग टेंग ने सभी के चेहरे पर नजर डाली। उसे लगा कि उसका भाषण प्रभावशाली था। देखो, वे सब आज्ञाकारी हो गए। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना है। चलो आधे साल तक अच्छा समय बिताते हैं। हम कमांड सेंटर में सभी मेजर और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए एक बैठक करेंगे। आप अभी जा सकते हैं। वांग टेंग ने हाथ हिलाकर मुड़कर छोड़ दिया। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। मैं, अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। उस दिन पूरे ब्लैक स्पैरो शहर में कोहराम मच गया था। डेन ताइक्सुआन ने पद छोड़ दिया और वांग टेंग नए मुख्य कमांडर बन गए। ब्लैक स्पैरो ट्रूप के लिए यह एक विस्फोटक खबर थी। हालांकि मामला पक्का हो चुका था, लेकिन इससे चर्चाएं बंद नहीं हुई। सैनिकों ने रात में इस फैसले के बारे में बात की। उसी समय, ब्लैक स्पैरो ट्रूप के उच्च अधिकारियों के बीच झेनली कबीले को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी। ये बैठक शाम तक चली। अधिकारी गंभीर भाव से कमांड सेंटर से बाहर निकले। अगले दिन सशस्त्र सेना तैनात कर दी गई और पूरी ब्लैक स्पैरो ट्रूप ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी। तीसरे दिन सैन्य मार्शल योद्धा एक बार फिर मैदान में एकत्र हुए। इस बार, हत्या का इरादा बहुत ज्यादा था। सैन्य मार्शल योद्धाओं ने युद्धों के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया था और हत्याओं के माध्यम से अपनी मार्शल आर्ट की साधना को बढ़ाया था। सामान्यतः, वे सभी ठीक ठाक रहते थे, लेकिन जब कोई मिशन होता था और सभी लोग एक स्थान पर एकत्र होते थे, तो एक भयावह वातावरण उत्पन्न हो जाता था। वांग टेंग काले हरे रंग की जनरल पोशाक में दिखाई दिया और नीचे की सेना को देखा। उसका चेहरा शांत था। ये बताना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। क्या सब लोग यहाँ हैं? उसकी आवाज दूर तक फैली। सोंग वानजियांग तुरंत बाहर आया और ऊंची आवाज में जवाब दिया, रिपोर्ट करें, हर कोई मौजूद है। हमारे पास 603 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा, 304 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा, 285 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा, 86 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा, 47 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, मार्शल योद्धा, 28 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा और 89 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा। कुल 1328 मार्शल योद्धा रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्लैक स्पैरो ट्रूप ने अपने सभी मार्शल योद्धाओं को भेज दिया था। ये ब्लैक स्पैरो ट्रूप की सैन्य शक्ति का आधा हिस्सा था। बाकी लोग किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए शहर की रखवाली करेंगे। वांग टेंग ने सिर हिलाया और उदासीन रहा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह सबके कानों में गूंज गई। झेनली कबीले ने हमेशा से ही दोनों दुनियाओं के बीच के रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की है और कई विनाशकारी लड़ाइयां छेड़ी हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोग हताहत हुए हैं और निर्दोष लोगों की जान गई है। उन्होंने डोंगहाई में समुद्री जानवरों के दंगे में भी भूमिका निभाई थी, जिससे अपूरणीय क्षति और नुकसान हुआ। हमारे कुछ दोस्तों और परिवारों ने इस दंगे में अपनी जान गंवा दी होगी। दुष्ट कबीले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बेईमान रणनीति का उपयोग करते हैं।
वे मानव जीवन की उपेक्षा करते हैं और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वांग टेंग की आवाज धीरे धीरे फैल गई। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों से हत्या का इरादा झलक रहा था। उसने आखिरी कुछ शब्द चिल्लाकर कहे। जैसा कि वांग टेंग ने कहा था, वहां मौजूद मार्शल योद्धाओं के कई दोस्त और परिवार जैनली कबीले की वजह से मारे गए थे। उनकी आंखें खून से भरी हुई थीं और नफरत से भरी हुई थीं। सभी, क्या दुष्ट कबीले को दंडित किया जाना चाहिए। वांग टेंग ने मार्शल योद्धाओं को देखा और चिल्लाया, मार डालो। योद्धा गुस्से में चिल्लाए। उनकी हत्या की मंशा हवा में फैल गई और उनकी चीख आसमान में गूंज उठी। क्या दुष्ट कबीले को दंड मिलना चाहिए। वांग टेंग ने फिर चिल्लाया। की क्रोध भरी दहाड़ से आकाश हिल गया। हाँ, हम अब झेनली कबीले का सफाया करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम उनके आधार को मिटा देंगे और उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी बात समाप्त करने के बाद वांग टेंग हवा में उठ खड़ा हुआ। अन्य योद्धा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे एक रून युद्धयान पर सवार होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। वांग टेंग अपने हाथों को पीछे करके युद्धक जहाज के डेक पर खड़ा था। डिप्टी कमांडर उसके पीछे खड़े थे। NO12 बीक जन .c ओम। चीफ कमांडर, हम झेनली कबीले के बेस से 1.5 दिन की दूरी पर हैं, सोंग वानजियांग ने सम्मानपूर्ण लहजे में कहा। वह पहले से ही अपनी नई पहचान के आदी हो चुके थे। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे डर है कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि झेनली कबीले का आधार जिंगबू महाद्वीप पर है। इसके अलावा, यह एक बेहद ठंडी जगह पर है। वे वहां कैसे जीवित रहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उन्हें इतने सालों तक नहीं ढूंढ पाए। दुष्ट कबीले के लोग सभी पागल हैं। उनके लिए ऐसा करना कोई अजीब बात नहीं है, झू चेंगवांग ने सम्मानपूर्वक कहा। झेनली कबीले का आधार मोसा किला पर्वत श्रृंखला की बर्फीली चोटियों पर स्थित है। वहां पूरे साल बर्फबारी होती है और बहुत ठंड होती है। भले ही हमारे पास ठंड से बचने वाली वस्तुएं हों, फिर भी हमारे मार्शल योद्धा वहां के कम तापमान से प्रभावित होंगे, कांग वेनबो नामक एक अन्य उप कमांडर ने बताया। नक्शे की ओर देखा और सख्ती से कहा, ये ठीक है, मैं झेनली कबीले के आधार के आसपास तापमान बढ़ाने के लिए एक रून सरणी बनाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। ये सुनकर डिप्टी कमांडर दंग रह गए। उनकी खुफिया जानकारी के अनुसार झेनली कबीले का आधार बहुत बड़ा था। संभवतः ये 10,000 मीटर से ज्यादा चौड़ा था। कुछ हजार मीटर के भीतर तापमान बदलना मुश्किल था। एक साधारण रून सरणी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी, खासकर जब क्षेत्र पूरे साल ठंडा रहता है। कठिनाई और भी अधिक थी। फिर भी वांग टेंग आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी महत्वहीन बात पर बात कर रहा हो। मुझे नहीं पता था कि आपके पास कोई योजना है, कांग वेनबो ने कहा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कहिए। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। उप कमांडर सहमत तो हुए, लेकिन उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे। आप सभी मोसाकिला पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते रहेंगे, वांग टेंग ने कहा। अरे, वे आश्चर्यचकित थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। वह तुरंत ही युद्धयान से नीचे कूद पड़ा। रानी फीनिक्स युद्धयान हवा में दिखाई दिया। वांग टेंग उस पर सवार होकर उस पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा, जहां उसे पन्ना चमकीली लौ मिली थी। उनके 2 आध्यात्मिक पालतू जानवर अभी भी वहीं थे। चूंकि वह वहां से गुजर रहा था और दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया। क्वीन फीनिक्स बैटलक्राफ्ट आकाश को बिजली की काली चमक की तरह चीरता हुआ क्षितिज पर गायब हो गया। कहीं घने जंगल के अंदर अचानक तेज चीखें सुनाई दी। एक भयावह शक्ति का उतार चढ़ाव जंगल में फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले पौधों और जीवों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद चीख पुकार सुनाई देने लगी। तेज भागना। एक विशालकाय धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू अपने रास्ते में आने वाले कई पेड़ों को गिराता हुआ भाग रहा था। हवा में एक लाल और काला कौवा अपने पंख फैलाए और तेज गति से उड़ रहा था, जैसे कि कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। मूर्ख कौवा, मूर्ख बिच्छू, तुमने मेरे क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की। तुम भाग्य को ललचा रहे हो। दोनों के पीछे से एक गुस्से भरी दहाड़ आई। जमीन कांप उठी और एक डरावनी आकृति ने ऊंचे पेड़ों को हटाकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यह एक विशालकाय बंदर था जो काले फर से ढका हुआ था। यह एक पहाड़ी जितना विशाल था। इसकी आभा को देखते हुए यह एक मध्यम स्तरीय प्रभु स्तर का सितारा जानवर होना चाहिए। यह 12 सितारा सामान्य चरण मार्शल योद्धा के बराबर था। कोई आश्चर्य नहीं कि धातु कवच, ज्वलंत बिच्छू और लिटिल व्हाइट अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। एल ने अभी अभी तुमसे 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ली हैं। क्या तुम्हें हमारा पीछा करना है। तुम इतने बड़े हो लेकिन संकीर्ण सोच वाले हो। उफ, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू भागते हुए डांटता हुआ बोला। यह आदमी मौत मांग रहा है। यह इस समय विरोधी को क्यों उकसा रहा है।
क्या ये जल्दी मरना चाहता है? कांव कांव, छोटा सफेद आसमान में कांव कांव करता हुआ बोला। उसने धातु के कवच वाले जलते हुए बिच्छू की बेवकूफी भरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से उड़ गया। अरे कृतघ्न कौवा, तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू चिल्लाया और अपने 8 पैरों को और भी तेजी से हिलाया। कोई नहीं जाएगा। काले विशालकाय बंदर ने गुस्से में दहाड़ लगाए। उसने अपने मुंह से आग के 2 बड़े गोले निकाले और उन्हें लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की ओर फेंक दिया। मूलतः एक शुद्ध, भोला और बहादुर बालक था। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। काला विशालकाय बंदर असाधारण रूप से भयानक था। 2 आग के गोले धातु कवच की ओर ज्वलंत बिच्छू और लिटिल व्हाइट की ओर तोपों की तरह दागे गए। धमाका, आसमान में जोरदार विस्फोट हुआ। आग के गोले के उच्च तापमान से उसके आसपास के पेड़ जल उठे, जिससे आग लग गई। अरे भागो भागो, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू डर गया, भागते हुए चिल्लाने लगा। हालांकि आग का गोला बहुत तेज था। वह एक पल में उसके पीछे आ गया। आग का गोला धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू से 3 मीटर से भी कम दूरी पर गिरा। जब यह फटा तो धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू हवा में उछल गया। ये हवा में उछल गया। दूसरा आग का गोला लिटिल व्हाइट की ओर बढ़ा और अपने साथ तेज गर्मी की लहरें लेकर आकाश में उड़ता हुआ चला गया। उफ! लिटिल व्हाइट गुस्से में चीखा। वह पलटा और हरे काले रंग की लौ का एक गोला उगल दिया, जो आग के गोले से टकराया। धमाका, एक जोरदार विस्फोट से तीनों के कान के पर्दे हिल गए और बची हुई शक्ति जंगल में फैल गई। परिणामस्वरूप लपटें लिटिल व्हाइट की ओर बढ़ीं। उनकी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। एक ने लॉर्ड लेवल में प्रवेश नहीं किया था, जबकि दूसरा पहले से ही मिडिल टियर लॉर्ड लेवल पर था। लिटिल व्हाइट बंदर का मुकाबला नहीं कर सकता था। बकवास। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू का दिल धड़क उठा जब उसने ये दृश्य देखा। वह लुढ़क गया और खुद को स्थिर किया। फिर वह लिटिल व्हाइट की ओर दौड़ा। ये कौवा उस विशालकाय बंदर से क्यों लड़ रहा है, जबकि वह जीत नहीं सकता? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उस बदमाश को क्या जवाब दूंगा? धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ लपटों ने लिटिल व्हाइट को अपनी चपेट में ले लिया। अरे यार, ये तो मर चुका होगा। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू चौंक गया। उसकी आंखों में पश्चाताप दिखाई दिया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह विशालकाय बंदर को नाराज नहीं करता। दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली था। गर्जन, फायर ब्लास्ट जायंट ऐप बहुत खुश था कि उसने एक हमलावर को मार गिराया था। वह जीत की दहाड़ लगाने लगा। श्योर, इस समय एक शांत आवाज ने विशालकाय वानर की विजय पुकार को दबा दिया। चुप्पी का एक पल था। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू कांप उठा। वह इस आवाज से बेहद परिचित था। वह मर भी जाए तो भी इसे नहीं भूलेगा। ये वही व्यक्ति था, वह बदमाश। वह यहाँ था। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप की दहाड़ उसके गले में अटक गई। बीच में दहाड़ने पर उसे खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। वानर एक मध्यम श्रेणी का प्रभु स्तर का तारा जानवर था, इसलिए वह मनुष्य जितना ही बुद्धिमान था। आवाज सुनकर वह समझ गया कि यह व्यक्ति एक दुर्जय योद्धा है। आकाश में जलती हुई लपटों को देखते हुए उसकी निगाहें सतर्क हो गईं। इस समय लाल रंग की लपटों के बीच प्रकाश की एक हरी गेंद खिल उठी। फिर लाल रंग की लपटें सिकुड़ने लगी, मानो उन्हें निगला जा रहा हो। पन्ना चमकीली ज्वाला। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू चकित था। इससे पुष्टि हुई कि वह बच्चा आ गया था। दूसरी ओर अग्नि विस्फोट विशालकाय बंदर घबराया हुआ था, ध्यान से आकाश की ओर देख रहा था। कुछ ही सांसों में लाल लपटें गायब हो गईं। सभी की दृष्टि में एक युवक की आकृति दिखाई दी। अनियंत्रित कौवा अब आज्ञाकारी ढंग से उसके नीचे उड़ रहा था। हरे रंग की लौ की एक साधारण सी गेंद चुपचाप उसकी हथेली में तैर रही थी। फिर भी ये वही हरी लौ थी जिसने फायर ब्लास्ट जायंट ऐप के हमले को खा लिया था। वह ज्वाला क्या है? अग्नि विस्फोट विशालकाय बंदर भ्रमित और भयभीत था। उसने मानव को देखा और महसूस किया कि वह उसके आर पार नहीं देख सकता, जिससे वह अविश्वास में पड़ गया। तुम तो बहुत मजे कर रहे हो। युवक के गले से आवाज आई। उसकी नजर धातु कवच में जलते हुए बिच्छू पर पड़ी, जिससे उसे एक उपहासपूर्ण नजर आई। धातु कवच वाले जलते हुए बिच्छू को अपनी पूंछ में ठंडक महसूस हुई। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया और हकलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी है। मैं इसे सिर्फ खेलने के लिए लाया था। कांव कांव कांव, इसने मुझे बाहर निकाला। मैं लगभग मर गया था। लिटिल व्हाइट अचानक कांव कांव करने लगा। वांग टेन को ये बात तुरंत समझ में आ गई। उसकी नज़र और भी खतरनाक हो गई। यह आदमी अपने पालतू जानवर को गुमराह कर रहा था। अरे, तुम मुझे फंसा रहे हो। जब तुम पहले आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खा रहे थे, तब भी तुम पीछे नहीं हटे। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। कांव कांव कांव, तुम बहुत ज्यादा खाते हो। तुम हमेशा मुझसे छीनते रहते हो, लिटिल व्हाइट ने आगे कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू क्रोधित था।
उसने कौवे को ऐसे घूरा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कांव कांव कांव, ये तुम हो। झूठ मत बोलो। बकवास, तुमने ही सबसे ज्यादा खाया है। कांव कांव कांव, यह आप हैं, यह आप हैं। एल पिटी। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लिटिल वाइट के सामने कुछ नहीं कर सका, जो ठीक से बोल भी नहीं सकता था। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया। ये दोनों लोग उसके सामने बहस कर रहे थे। लिटिल वाइट बोल भी नहीं सकता था, फिर भी वह धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के सामने अपनी रक्षा कर सकता था। वांग टेंग को लगा कि उसने अपने क्षितिज को व्यापक बना लिया है। दहाड़। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप अनदेखा किए जाने पर क्रोधित हो गया। मानव, मेरे क्षेत्र से बाहर निकल जाओ। उसकी दहाड़ से धरती हिल गई और पहाड़ से होते हुए बाहर निकल आया। उसी समय उसकी हथेली पर आग की लपटें जलने लगीं। उसने उसे वांग टेंग पर पटक दिया। होह, तुम मौत की तलाश में हो। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि विशाल ताड़ का पेड़ उस पर गिर रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। ये बेवकूफ क्या कर रहा है? क्या वह मूर्खता से डर गया था? वह बंदर का मुकाबला नहीं कर सकता। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू निराश महसूस कर रहा था। वह एक कदम पीछे हट गया और जाने के लिए तैयार हो गया। इसमें वांग टेंग के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। हालांकि उसे याद था कि उसकी आत्मा की उत्पत्ति वांग टेंग के हाथ में थी। अगर वह मर गया तो वह भी जीवित नहीं रह पाएगा। धातु कवच से जलते हुए बिच्छू का चेहरा हरा हो गया। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप की अभिव्यक्ति तब क्रूर हो गई जब उसने वांग टेंग को बिना हिले डुले वहां खड़ा देखा। सोचिए, अभी अभी तो एक कागजी शेर भी डरा था। कितना शर्मनाक। मरना। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप ने दहाड़ते हुए अपनी हथेली को एक विशाल पहाड़ की तरह नीचे पटक दिया। वह वांग टेंग को कुचलकर मार डालना चाहता था। वांग टेंग ने शांति से अपनी मुट्ठी खोल दी। धमाका। एक भयावह शक्ति सुनामी की तरह उभरी और फायर ब्लास्ट विशालकाय वानर की ओर झपटी। टकराना। अगले ही पल फायर ब्लास्ट जायंट ऐप की हथेली फट गई। फिर अत्यधिक बल के कारण उसका पूरा हाथ टूट गया और गूदा बन गया, जिसके टुकड़े नीचे गिरने लगे। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप पीड़ा में चीख उठा। भयानक प्रभाव से वह तोप की तरह पीछे की ओर फेंका गया और कई बार लड़खड़ाया। उसे रोकने के लिए कई ऊंचे पेड़ों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बंदर घबरा गया। उसकी आंखों में उस युवक का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। यह अविश्वसनीय था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह अकेला नहीं था। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू भी हैरान था। वह आश्चर्य में वहीं जम गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ये वह बच्चा था। वह मूर्ख, क्रूर, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू डर से कांप उठा। उसे लगा कि उसका भविष्य अंधकार में है और वह इस बेवकूफ से कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। गर्जन। एक हाथ खोने के बाद विशालकाय बंदर को बहुत दर्द हुआ और वह दर्द से चीखता रहा। फिर उसने वांग टेंग की अनदेखी की और भाग गया। वह अपने विशाल पैर से जमीन पर धमाका करने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पर्वत श्रृंखला की गहराई में भाग गया। दौड़ना। इसे भागना ही होगा। यह एक प्रभु स्तर का सितारा जानवर था, इस क्षेत्र का राजा। यह एक इंसान के हाथों कैसे मर सकता है? फायर ब्लास्ट जायंट ऐप यूं ही मरने को तैयार नहीं था। वह पागलों की तरह भाग गया। जीने की उसकी इच्छा बहुत प्रबल थी। अगर वह पहाड़ों में और अंदर चला जाए तो वह दूसरे शक्तिशाली तारा जानवरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वे किसी इंसान को जाने नहीं देंगे। वह भाग रहा है। अभी वह बहुत उग्र था। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया जब उसने बड़े बंदर को भागते हुए देखा। उसने लिटिल वाइट से कहा, लिटिल वाइट, इसका पीछा करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिटिल वाइट पहले से ही बेचैन हो रहा था। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप ने अभी अभी उसकी जान ली थी और वह अभी भी इस बात से नाराज था। चूंकि अब कोई उसका साथ दे रहा था, इसलिए उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसने इस बेवकूफ बंदर को मारने का फैसला किया। ध्यान रहे, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू सचमुच लिटिल वाइट को भड़का रहा था। लिटिल वाइट एक काले लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और फायर ब्लास्ट विशालकाय बंदर की ओर उड़ गया। मेरे लिए रुको। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की निगाहें चमक उठीं। वह जल्दी से उनका पीछा करने लगा। इस प्रकार जंगल में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक कौवा और एक बिच्छू एक विशालकाय बंदर का पीछा कर रहे थे, जिससे वह पहाड़ों के बीच आगे पीछे भाग रहा था। वहां बहुत शोर शराबा हुआ, जिससे कई तारा जानवर सतर्क हो गए। उन्होंने जल्दी से रास्ता साफ कर दिया। हे भगवान, यह मध्यम स्तरीय लॉर्ड लेवल फायर ब्लास्ट जायंट ऐप है। उसे एक कौवा और एक धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू क्यों पीछा कर रहा है? हे भगवान, कौवा और धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू कहां से आ गए? वे इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन फायर ब्लास्ट जायंट ऐप उनसे डरता है। देखो, कौवे पर एक इंसान खड़ा है। क्या कौवे और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को नियंत्रित करने वाला मनुष्य है? क्या वह अग्नि विस्फोट वाले विशालकाय बंदर का पीछा करने वाला है? एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके पर आक्रमण करने की?
चलो हम सब मिलकर उस पर हमला करते हैं। ठीक है, उसे मार डालो। एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में गंदगी फैलाने की? उसे मार डालो, उसे मार डालो। बहुत सारे तारा जानवर गुस्से से दहाड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में विशाल तारा जानवर पहाड़ों से निकलकर वांग टेंग की ओर दौड़ पड़े। हे भगवान, हमने भीड़ का गुस्सा भड़का दिया। धातु कवच से जलते हुए बिच्छू का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें लगभग अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वे फायर ब्लास्ट जायंट ऐप का पीछा करके भीड़ को नाराज कर देंगे। चाहे ये बच्चा कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह इतने सारे शक्तिशाली स्टार जानवरों के हमलों को झेलने में सक्षम नहीं होगा। आगे खड़ा फायर ब्लास्ट विशालकाय बंदर अचानक रुक गया और पीछे मुड़ गया। उसने वांग टेंग को बुरी तरह घूरा। उसे अपने हाथ का बदला लेना होगा। यह एक प्रतिशोधी बड़ा वानर था। उसे इस बेहतरीन योजना के साथ आने पर खुद पर गर्व महसूस हुआ। यह एक बुद्धिमान और चतुर बंदर होना चाहिए। दुश्मन को निगलने के लिए झुंड को बाहर निकालना कितना चतुराई भरा कदम है। अब बस ये देखना बाकी था कि यह इंसान कैसे मरेगा। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप अपने दिल में हंसा, उसका चेहरा भयानक हो गया। उसके चेहरे पर दर्द और खुशी दोनों थे। उसे उम्मीद थी कि वांग टेंग के चेहरे पर दर्द दिखेगा, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। इसके बजाय उसे उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही हैं। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप को संदेह हुआ कि क्या उसे कोई भ्रम हो रहा है। यह इंसान डरा हुआ नहीं था, वह उत्साहित था। क्या वह एक परपीड़क था? बढ़िया, मैं विशेषता बुलबुले का एक और दौर उठा सकता हूँ। वांग टेंग को नहीं पता था कि बंदर ने उसे एक सैडिस्ट के रूप में लेबल किया था। वह उत्साहित था। उसने अपनी ओर भागते हुए स्टार जानवरों को देखा जैसे कि वे विशेषता बुलबुले का ढेर थे। ये बहुत अच्छा लगता है। यह अद्भुत था। अच्छे जानवर, वे उसे विशेषता बुलबुले उपहार देने के लिए सभी तरह से आए। NO12 BigJan.com। जब वांग टेंग सितारा जानवर की प्रशंसा कर रहा था, उसने अपने पास एक कमजोर आवाज सुनी, मास्टर, क्या हम भाग जाएं? वांग टेंग ने पलटकर देखा तो डरपोक धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू दिखाई दिया। वह पहले से ही भागने के लिए तैयार था। बेकार, डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम इन छोटी छोटी बातों से डरते हो, तो भविष्य में तुम मेरे साथ दुनिया पर कैसे राज कर पाओगे? वांग टेंग ने बिच्छू को तिरस्कार से देखा। धातु कवच से जलता हुआ बिच्छू अवाक रह गया। दुनिया पर प्रभुत्व जमाने की बात तो छोड़ो। वह भविष्य के बारे में क्यों सोच रहा था, जबकि वे अगला दिन भी नहीं देख सकते थे। उसे नहीं पता था कि यह बच्चा इतना घमंडी था। लिटिल वाइट, क्या तुम डर गए हो? वांग टेंग ने अपना सिर नीचे किया और पूछा। काऊ, मुझे डर लग रहा है, लिटिल वाइट ने जवाब दिया। वांग टेंग, धातु कवच वाले जलते हुए बिच्छू ने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। यहां तक कि तुम्हारा वफादार पालतू भी डरता है। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। निराश होकर वांग टेंग ने धातु के कवच वाले जलते हुए बिच्छू को घूर कर देखा। ये तुम्हारी गलती है। तुमने लिटिल वाइट को बुरी बातें सिखाईं। यह एक शुद्ध, भोला और बहादुर बच्चा हुआ करता था। अब इसे देखो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पफट, धातु कवच वाला जलता हुआ बिच्छू खून उगलना चाहता था। क्या यह मेरी गलती है? गर्जन, गर्जन, इंसान को मार डालो। तारा जानवरों का उपद्रवी समूह आ गया था। वे चीखने लगे और वांग टेंग पर हमला बोल दिया। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी ताकत जारी नहीं की है, आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं? ठीक है, मेरे परम ब्लड मून थॉर्न्स का स्वाद चखें। वांग टेंग ने लिटिल वाइट की पीठ पर हल्के से थपथपाया और हवा में उछल पड़ा। प्रकाश की अनगिनत लाल किरणें आसमान को ढक रही थीं। ये सभी पतली रक्त लाल सुइयां थीं। हवा में अनगिनत सुइयां तैर रही थीं, हड्डियों को कंपा देने वाली चमक दे रही थीं और नीचे के तारा जानवरों पर निशाना साध रही थीं। गोल, प्रकाश की किरणें तुरंत बरसने लगीं। स्वुश स्वुश। जब प्रकाश की सुइयां तारा जंतुओं में प्रवेश कर गईं, तो वे वहीं जम गए और उनके शरीर गहरे लाल रंग में बदलने लगे। शक्तिशाली जहर पहले ही उनके शरीर पर आक्रमण कर चुका था। बैंग बैंग बैंग, कुछ कमजोर तारा जानवर सीधे जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर ऐंठने लगे। चीखें, मानव, तुम घृणित हो। घृणास्पद, बेशर्म, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। उसके चारों ओर के तारा जानवर दहाड़ने लगे और अपनी ताकतें छोड़ने लगे। वे उनके शरीर से जहर को बाहर निकालना चाहते थे। हालांकि वांग टेंग ने उन्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया। उड़ते हुए खंजर उसके शरीर से निकलकर नीचे के तारा जानवरों पर टूट पड़े, जैसे टूटते हुए तारे हों। स्क्विश, मांस के कटने की घिनौनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उड़ते खंजर भयावह मांस की चक्की के ब्लेड की तरह थे। वे नीचे के तारा जानवरों को काटते थे और जहां भी जाते थे, वहां खूनी और भयानक दृश्य छोड़ जाते थे। दौड़ना, सब लोग भागो, यह इंसान शैतान है। जो तारा जानवर बच गए वे बुरी तरह डर गए। वे चीखने लगे और भागने लगे, इस कत्लेआम से भागना चाहते थे।
पहले तो वे बहुत डींगे मार रहे थे, लेकिन अब वे घबराकर भाग रहे थे। ये कैसे हुआ? फायर ब्लास्ट जायंट ऐप का चेहरा काला पड़ गया। वह हैरान था, डर से कांप रहा था। फिर उसे कुछ याद आया और वह भागने के लिए मुड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? वांग टेंग चिल्लाया। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप डर के मारे लगभग पेशाब करने लगा। उसने अपनी मांसपेशियों को कस लिया और पागलों की तरह भाग गया। उसने अपने जीवन में कभी इतना भयभीत महसूस नहीं किया था। ये बहुत डरावना है। यह इंसान बहुत डरावना है। वांग टेंग को इसकी गति देखकर आश्चर्य हुआ। अरे यार, क्या तुमने भागने से पहले मेरी ईंट से इजाजत मांगी है? उसके गुस्से भरे चिल्लाने के साथ ही प्रकाश की एक सुनहरी किरण निकली और बंदर के सिर पर जा लगी। स्वूश! प्रकाश की सुनहरी किरण चमकी और सामने के अंतरिक्ष में गायब हो गई। फिर वह क्षण भर में ही विशालकाय वानर के ठीक पीछे प्रकट हो गई। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप ने अपने पीछे ध्वनि की आवाज सुनी और चौंक गया। वह अनजाने में पीछे मुड़ गया। प्रकाश की सुनहरी किरण दृश्यमान गति से जूम इन हुई। फिर टकराना, ईंट उसके चेहरे पर गिरी। ईंट के पीछे छिपी भयावह ताकत ने उसे कुचल दिया और ताज़ा खून हर जगह फैल गया। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप की आंखों में उलझन थी। उसके चेहरे पर भयंकर दर्द महसूस हुआ और वह बेकाबू होकर पीछे झुक गया। धमाका! जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, जमीन हिल गई। वांग टेंग आगे बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। ईंट उड़कर उसकी हथेली में आ गई और उसने उसे आग के विस्फोट वाले विशालकाय बंदर के सिर पर फेंक दिया। बैंग बैंग बैंग! तुम भाग क्यों गए? क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? उसने फायर ब्लास्ट जायंट ऐप पर ईंट मारते हुए पूछा। बेचारे बंदर को अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धातु कवच से जलते हुए बिच्छू को अपनी बिच्छू रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। ये दृश्य देखकर वह डर से कांप उठा। शून्यता का सागर, सार की आंखें। घने जंगल के भीतर पहाड़ों के बीच एक गंदा दृश्य दिखाई दिया। टूटे हुए पेड़ परिदृश्य को रंग रहे थे और हर जगह फोर्स के हमलों के निशान दिखाई दे रहे थे। यह एक भयावह दृश्य था। बड़े बड़े स्टार बीस्ट की लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं, उनका ताज़ा खून नीचे की मिट्टी को भिगो रहा था। बचे हुए तारा जानवर भाग गए थे। वे भाग्यशाली थे। वे दूर थे, इसलिए जब वे दौड़े तो उनका स्वागत इस भयावह दृश्य से हुआ। वे डर गए और भाग गए। मनोवैज्ञानिक आघात बहुत बड़ा था। हालांकि वांग टेंग उनका पीछा करने में बहुत आलसी था। वे बहुत ज्यादा संख्या में थे। तारा जानवर सभी दिशाओं में भागकर पहाड़ की ओर चले गए। उनका पीछा करना असंभव था। फिर भी उसका दिल खून से लथपथ था। वह विशेषता बुलबुले को भागते हुए देख सकता था। उनके छोटे पैर तेजी से आगे पीछे हो रहे थे, पलक झपकते ही गायब हो गए। वह केवल फायर ब्लास्ट जायंट ऐप पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। आखिरकार यह एकमात्र सितारा जानवर था जो अभी भी जीवित था और यह मध्यम स्तरीय सामान्य अवस्था में था। यह अधिक मार सह सकता था। उसकी यातनाओं के बाद भी यह नहीं मरा। जाहिर है, यह एक मजबूत सितारा जानवर था। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप निराश था। वह जमीन पर लेटा हुआ था और उदास आंखों से आसमान को देख रहा था। वह एक बेचारे की तरह दिख रहा था जिसे धमकाया गया था। कमजोर, असहाय, दयनीय। यह मध्यम श्रेणी का प्रभु स्तर का तारा जानवर जो यहाँ के जंगलों और पहाड़ों पर राज करता था, वह तारा जानवर जो स्थानीय जंगली जानवरों का राजा था, एक बेचारे छोटे से प्राणी में बदल गया था जिसे सताया जा रहा था। कितना दुखद! वांग टेंग ने तरोताजा महसूस करते हुए जोर से सांस ली। उसके दिल की निराशा दूर हो गई थी। फिर उसने छोटे कौवे और धातु के कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को देखा, जो उसे गौर से देख रहे थे। उसने अपने हाथों से ताली बजाई जैसे उसने कोई महत्वहीन काम किया हो। मैं इस फायर ब्लास्ट जायंट ऐप को तुम दोनों के लिए छोड़ दूंगा, उसने शांति से कहा। V0G, वी कैरट, हैश, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की आंखें चमक उठीं। वे हंसे और खतरनाक ढंग से घूरने लगे। ओ कंफ्यूज्ड फेस ओ। दूर, नहीं, नहीं, फायर ब्लास्ट जायंट ऐप के चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आया। वह बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए उसकी आवाज दब गई थी। वह निराशा में चिल्लाया। वांग टेंग ने आसमान की ओर देखा और जाने के लिए मुड़ा। उसके पीछे पीड़ा की चीखें गूंज रही थीं। दर्द अवर्णनीय था। वांग टेंग ने अपनी जीभ चटकाई। उसे संतुष्टि महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को काम करने का सार समझ आ गया था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया। चारों ओर गुण बुलबुले उड़ने लगे। पृथ्वी बल तारांकन 350, अग्नि बल तारांकन 410, रिक्त विशेषता तारांकन 290, लकड़ी बल 660, धातु बल तारांकन 430, सम्राट क्षेत्र आत्मा 185, सम्राट क्षेत्र ज्ञानोदय 225, जल बल तारांकन 505 नवंबर LBJNN, रिक्त विशेषता तारांकन 665, रिक्त विशेषता तारांकन 360, पवन बल तारांकन 520,
जहर बल तारांकन 635। एड्स बाय पब फ्यूचर। रिक्त विशेषता तारांकन 375। वांग टेंग की आंखें बल्ब की तरह चमक उठीं। उसके होठों के किनारे पर बेकाबू मुस्कान उभर आई। यह एक बहुत बड़ी फसल थी। शक्तियां एक धारा की तरह उसके शरीर में घुस गईं और उसके शरीर की गहराई में बहने से पहले उसकी रीढ़ की हड्डी पर इकट्ठा हो गईं। धमाका। उसके शरीर में विस्फोट हुआ। हिंसक बल से उसकी मांसपेशियां और हड्डियां कांप उठीं। क्रैक। अचानक एक स्पष्ट टूटने की ध्वनि के साथ एक अदृश्य दीवार ढह गई प्रतीत हुई। धातु बल 1250 35012 स्टार। अग्नि बल 860 बटा 35012 सितारा। वांग टेंग की आग और धातु बल 12 सितारा सामान्य चरण तक पहुंच गया था। अन्य सेनाएं भी बहुत बढ़ गईं। वे अगली सफलता के करीब थीं। वांग टेंग बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी क्षमता फिर से बढ़ेगी। आखिरकार उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी। इस मामले में उसकी दो सेनाएं अगले स्तर पर पहुंच गई थीं। यह महसूस हुआ अद्भुत। इस समय अचानक एक परिवर्तन हुआ। वांग टेंग बेहोश होने लगा। उसकी आत्मा को एक अलग स्थान पर खींच लिया गया। चारों ओर घना अंधेरा था। उसे मुश्किल से हल्की रोशनी दिख रही थी। ये कौन सी जगह है? वांग टेंग चौंक गया। उसकी आत्मा ने चारों ओर नजर डाली और महसूस किया कि उसके सामने एक असीम समुद्र था। इसकी सतह पर कोई लहरें नहीं थीं। क्षितिज खालीपन से भरा था। इस समुद्र ने उसे कैसा एहसास दिया? गहन, दिव्य, भव्य। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। वह और करीब जाना चाहता था। हालांकि समुद्र उसके सामने ही प्रतीत हो रहा था, फिर भी वह लाख कोशिश करने के बाद भी उसके पास नहीं पहुंच सका। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा में एक गहरी खाई और शून्यता का सागर है। उसे पार करना असंभव था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय वांग टेंग के शरीर में घूम रही शक्तियां धीरे धीरे शांत होने लगीं। वे अपने स्थान पर ही रहीं और उसकी रीढ़ की हड्डी पर स्थित 9 शक्ति नाभिकों में वापस चली गईं, जिनमें से प्रत्येक अपना काम कर रही थी। वांग टेंग की आत्मा एक शक्ति द्वारा खींची गई और शून्यता के समुद्र से बाहर निकल गई। अभी जो कुछ भी उसने देखा वह सब एक भ्रम लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं। उनमें अविश्वास था। वह अवाक रह गया और बहुत देर तक अपना संयम वापस नहीं पा सका। वह क्या था? वह अजीब और रहस्यमय समुद्र शून्यता से जुड़ा हुआ है। इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं उस जगह क्यों आया? क्या चल रहा है? वांग टेंग के दिल में कई सवाल थे। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और शांत हो गया। वह नहीं जानता था कि शून्यता का ये सागर ही इस सफलता का मुख्य आकर्षण था। सामान्य स्तर के शिखर पर पहुंचने वाले कई योद्धाओं ने भी इसे देखा था। हालांकि वांग टेंग की स्थिति विशेष थी। उसके शरीर में बल तेजी से बढ़ गया था और इससे उसे लंबे समय तक देखने की अनुमति मिली। समुद्र, कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी, मैं जान जाऊंगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और संदेह को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। उसने विशेषताओं वाले पैनल की ओर देखा। उसकी ताकत में वृद्धि के अलावा उसकी आत्मा और ज्ञान में भी सुधार हुआ था। उसकी खाली विशेषता भी 50,000 अंक को पार कर गई थी। रिक्त विशेषता 52,110। ये पहली बार था जब वांग टेंग के पास इतने सारे खाली गुण थे। उसे थोड़ा जटिल महसूस हुआ। उसे लगा कि उसका बैंक बैलेंस अचानक 10,000 से बढ़कर 50,000 हो गया है। यह एक बहुत बड़ा कदम था। यह आसान नहीं था। मुझे सोचना होगा कि इसे सही तरीके से कैसे खर्च किया जाए। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और खुशी से मन ही मन सोचा। वह अपने गुण पैनल को वापस बुलाना चाहता था, तभी अचानक उसकी आंखों में दर्द होने लगा। एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ। उसी समय उसके मन में स्मृति के टुकड़े प्रकट हुए। सार की आंखें। यह एक ऐसी प्रतिभा थी जो उसे सभी बाधाओं को पार करके चीजों का सार देखने की अनुमति दे सकती थी। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि वह अपनी आंखों में आए बदलाव से प्रेरित हुआ या इस जानकारी से। उसे आध्यात्मिक दृष्टि बहुत समय से प्राप्त थी और अंततः उसे एक और दृष्टि प्रतिभा प्राप्त हुई। ये प्रतिभा आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहतर प्रतीत हुई। वह सार देख सकता था। अरे बाप रे, ये प्रतिभा स्वर्ग विरोधी है। कुछ देर बाद उसकी आंखों में परिवर्तन पूरा हो गया। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, तो एक गहरी और चमकीली चमक उसकी आंखों के सामने से गुजरी। विमहत्वाकांक्षी बिच्छू बनो। फायर ब्लास्ट जायंट ऐप मर चुका था। लिटिल व्हाइट और मेटल कवच वाला ज्वलंत बिच्छू पहले ही उसके हाथों अपनी जान गंवा चुके थे, इसलिए उन्होंने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। जब वे दूर से आए, तो उन्होंने वांग टेंग की आंखों में चमक देखी। वे चौंक गए। वांग टेंग की नजर धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू पर पड़ी। बाधाओं की परतें अदृश्य होने लगीं। सबसे पहले खोल, फिर मांस, खून और हड्डियां। अंत में उसे अस्त व्यस्त प्रकाश की एक गेंद दिखाई दी। वह थी आत्मा। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू डर से कांप उठा। उसके पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह वांग के सामने नंगा खड़ा है।
टेंग, इस बदमाश को क्या हो गया है? इसकी आंखें बहुत अजीब हैं। ये सामान्य नहीं है। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू भयभीत हो गया। वह बेकाबू होकर पीछे हट गया, खुद को वांग टेंग से दूर करना चाहता था। वह उससे पहले से भी ज्यादा डर गया। तुम भाग क्यों रहे हो? वांग टेंग अस्पष्टता से मुस्कुराया। कुछ नहीं, गुरु, आपकी आभा असाधारण है। मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू हकलाते हुए बोला। चूंकि तुम इतने स्वतंत्र हो, इसलिए उन लाशों से सितारों के कोर और हड्डियों को खोदो। वांग टेंग को धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के विचारों की परवाह नहीं थी। उसने अपना आदेश दिया। मुझे नहीं पता कि किसके पास स्टार कोर और स्टार हड्डियां हैं। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू निराश महसूस कर रहा था। यह उसके लिए एक कठिन काम था। इस बदमाश ने बहुत सारे स्टार बीस्ट को मार डाला था। ये स्टार हड्डियों और कोर को कैसे ढूंढ सकता था? no12beakjan.c ओम। मैं इशारा करूंगा और आप खो देंगे, वांग टेंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सार की आंखें प्राप्त करने के बाद, वह सभी पदार्थों के आर पार देख सकता था। वह बता सकता था कि किस तारा जानवर में तारा की हड्डी है और किस में तारा का केंद्र है। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू हैरान था, लेकिन उसे वह अजीब एहसास याद था जो उसे अभी अभी हुआ था जब वांग टेंग ने उसे देखा था। उसके दिमाग में एक बेतुका विचार आया। क्या वह उन्हें देख सकता है? उस झुलसाने वाले पवन तेंदुए, उसके तारे के कोर और उसके बाएं पैर की तारे की हड्डी ले लो। वांग टेंग ने लाशों को स्कैन किया और बिच्छू को आदेश देना शुरू कर दिया। संदेह होने पर, धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने अपने चिमटे से झुलसाने वाले पवन तेंदुए के शरीर को चीर दिया और एक पवन तत्व तारा कोर और एक पवन तत्व तारा जाम की हड्डी निकाल ली। वह अचंभित और अविश्वास में था। बाईं ओर जहरीला अजगर है। स्टार कोर निकालो, वांग टेंग की आवाज फिर सुनाई दी। और हरी त्वचा वाले गैंडे से तारा कोर। वांग टेंग के निर्देशों के साथ, धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू एक व्यस्त छोटी मधुमक्खी में बदल गया, जो एक श्रमिक मधुमक्खी की तरह लाशों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ, उसके हृदय में विस्मय और अधिक प्रबल होता जा रहा था। वह सही था। वांग टेंग की सारी भविष्यवाणियां सही निकलीं। ऐसा लगा जैसे वह उन्हें देख सकता था। यह अविश्वसनीय था। अंत में, थका हुआ धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू आखिरकार सभी तारा कोर और तारा हड्डियों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गया। कुछ मोटे तौर पर गणना करने के बाद 136 तारा कोर और 12 तारा हड्डियां थीं। ये सभी स्टार कोर 8 स्टार और उससे ऊपर के थे। वे कुछ पैसे के लायक थे। 8 लॉर्ड लेवल स्टार कोर भी थे। वे अन्य स्टार कोर की तुलना में अधिक कीमत प्राप्त कर सकते थे। अगर वह उन्हें नीलामी के लिए भेजता, तो सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा उन्हें छीनने के लिए हाथापाई करते। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा, 12 सितारा हड्डियों में से 3 प्रभु स्तर के सितारा जानवरों से थीं। उनमें से एक फायर ब्लास्ट विशाल बंदर से आया था। सितारों की हड्डियां सितारों के कोर से ज्यादा कीमती और दुर्लभ थीं। लोग उनके लिए लड़ते थे। वांग टेंग स्टार कोर और स्टार हड्डियों को रखना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू लालच से उन्हें घूर रहा था। उसने मुस्कुराया और 6 अग्नि तत्व स्टार कोर निकाल लिए। लिटिल व्हाइट, ये तुम्हारे लिए 4 हैं। बिच्छू, ये तुम्हारा हिस्सा है। वांग टेंग ने स्टार कोर अपने 2 पालतू जानवरों को दे दिए। लिटिल व्हाइट ने धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को देखकर खुशी से कांव कांव की। उसने अपने पंजे उठाए और 4 सितारा कोर ले लिए। धातु कवच ज्वलंत बिच्छू ईर्ष्या थी। क्यों? इसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इसे केवल 2 स्टार कोर मिले। बेवकूफ पक्षी ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसे 4 मिले। इसके अलावा, इसके स्टार कोर का स्तर अधिक था और अंदर का बल अधिक शुद्ध था। ये लड़का बहुत पक्षपातपूर्ण था। अच्छा प्रदर्शन करो और भविष्य में तुम्हें और अधिक लाभ होगा। वांग टेंग ने धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को सही समय पर याद दिलाया। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू कांप उठा। उसे लगा कि वांग टेंग ने उसके सारे विचार पढ़ लिए हैं। उसके दिल की नाखुशी बिना किसी निशान के गायब हो गई। गुरु, रुको और मेरा प्रदर्शन देखो। मैं तुम्हारा सबसे वफादार आध्यात्मिक पालतू और तुम्हारा सबसे तेज हथियार बनूंगा। मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू अपनी वफादारी दिखाना शुरू कर दिया, जोर जोर से अपने पंजे से अपने खोल को खटखटाया। उसे पता था कि यह बच्चा फिर से ताकतवर हो गया है। ये सभी शक्तिशाली सितारा जानवर उसके सामने कुछ भी नहीं थे। वे उसके हाथ हिलाने भर से ही मारे गए। इस शक्तिशाली गुरु का अनुसरण करना उसके लिए लाभदायक होगा। देखो, छोटे कौवे ने अपने मालिक को पहले पहचान लिया, इसलिए उसे अधिक लाभ हुआ। नहीं, एक महत्वाकांक्षी बिच्छू के रूप में इसे पकड़ना ही होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये तो बस एक आध्यात्मिक पालतू जानवर ही होना चाहिए, है ना? कौन नहीं जानता कि आज्ञाकारी और प्यारा व्यवहार कैसे किया जाए। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया।
उसे लगभग ऐसा लग रहा था कि बिच्छू अपनी गरिमा को जमीन पर फेंककर उसे टुकड़ों में कुचल देगा। खांसी बुरा नहीं है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उसने अजीब तरह से खांसते हुए बिच्छू को प्रोत्साहित किया। मास्टर, मेरे पास एक अच्छी खबर है, क्या आप इसमें दिलचस्पी लेंगे? धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू हंसा। ओह, क्या अच्छी खबर है। वांग टेंग ने उत्सुकता से अपनी भौहें उठाईं। इन स्टार बीस्ट के ठिकाने आसपास ही होंगे, मैं उनमें से ज्यादातर से परिचित हूँ। चूंकि वे मर चुके हैं, इसलिए उनके ठिकाने में मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सभी के लिए मुफ्त हैं। क्यों न मैं जाकर उन्हें इकट्ठा कर लूं? धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने पूछा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और कहा, लिटिल वाइट को अपने साथ जाने दो। जल्दी से आगे बढ़ो, समय बर्बाद मत करो। मुझे 1 घंटा दो, मैं वादा करता हूं कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू लिटिल वाइट के साथ चला गया। वांग टेंग पीछे रह गया और लाशों को अपने स्थान पर रख लिया। इन उन्नत श्रेणी के स्टार जानवरों का मांस अच्छा सामान था। चूंकि उसके पास पर्याप्त भंडारण स्थान था, इसलिए वह मूल्यवान संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। सभी लाशों को रखने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी हथेली पर एक बैंगनी दिव्य सितारा जानवर दिखाई दिया। 3 आंखों वाला सुअन्नी शेर। वांग टेंग की निगाहें चमक उठी जब उसने 3 आंखों वाले सुअन्नी शेर को देखा। अपनी स्मृति से वांग टेंग को पता था कि यह जादुई जानवर उसकी 4 आंखों का स्रोत था। यह एक प्राचीन जानवर था जिसका रक्त वंश प्राचीन था। इसका रक्त वंश पवित्र और उल्लेखनीय था, जिसमें सार की आंखों की प्रतिभा थी। हालांकि ये प्रतिभा सक्रिय नहीं थी या यह अधिक शक्तिशाली होती। अप्रत्याशित रूप से, ये प्रतिभा तब गिर गई जब वांग टेंग ने इसे मार डाला। भाग्य लोगों को मूर्ख बनाना पसंद करता है। वांग टेंग को लगा कि यह 3 आंखों वाला सुवानी शेर गलत तरीके से मरा है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि यह इसके लायक था। इसे अपने घोंसले में आज्ञाकारी रूप से रहना चाहिए था। इसे बाहर आकर काम में क्यों व्यस्त रहना चाहिए? देखो, इसी कारण इसकी मृत्यु हुई। वन चीनी किंवदंती में एक पौराणिक प्राणी, जो जुवानवु। वांग टेंग ने उड़ते खंजर से 3 आंखों वाले सुवानी शेर का सिर काट दिया और उसमें से चमकती खोपड़ी निकाली। ये दिव्य लग रही थी। NO12BN.C ओम। यह एक सितारा हड्डी थी। वांग टेंग ने धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू से यह सितारा हड्डी लेने के लिए नहीं कहा। उसने यह व्यक्तिगत रूप से किया। उसने पहले ही देख लिया था कि यह सितारा हड्डी असाधारण थी। इसमें कोई तत्व नहीं था। इसके बजाय, यह एक आध्यात्मिक तत्व सितारा हड्डी थी। वांग टेंग ने अपनी शक्ति छोड़ी और उसे खोपड़ी में धकेल दिया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। यह स्टार बोन की विशेष क्षमता थी। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। अगर वह इस खोपड़ी का इस्तेमाल करता, तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक निश्चित मात्रा में बढ़ा पाता। विशेष परिस्थितियों में, यह महत्वपूर्ण होगा। यह अच्छी चीज है। वह बहुत खुश था। उसने खोपड़ी और 3 आंखों वाले सुवानी शेर की लाश को अपने पास रख लिया और एक बड़े पेड़ पर पैर मोड़कर बैठ गया। वह धातु के कवच वाले ज्वलंत बिच्छू और लिटिल वाइट के वापस आने का इंतजार करने लगा। 1 घंटे बाद, बिच्छू और कौवा की जोड़ी वापस लौटी। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने वांग टेंग को एक अंतरिक्ष वलय दिया। वांग टेंग ने उन्हें जाने से पहले यह वलय दिया था। मास्टर, सभी सामान अंदर हैं। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू वांग टेंग पर फिदा हो गया। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अंतरिक्ष वलय को स्कैन किया। वह बहुत खुश था। एक कीमियागर के रूप में, वह जानता था कि ये जड़ी बूटियां कीमती और दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू उसे इतना बड़ा आश्चर्य देगा। बुरा नहीं। वांग टेंग ने धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की पीठ थपथपाई और उसकी तारीफ की। उसने एक अग्नि तत्व तारा कोर निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। ले लो, ये तुम्हारा इनाम है। एड्स बाय पब फ्यूचर। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत तारे के कोर को निगल लिया और उसके शरीर पर लाल रोशनी चमक उठी। यह अपने शरीर में अग्नि तत्व तारा कोर को संग्रहित करता था और उसे धीरे धीरे पचाता था, तथा अंदर की ऊर्जा को अवशोषित कर अपनी क्षमता बढ़ाता था। हाँ, देखो, मास्टर के दिल में मेरी स्थिति और भी ऊंची होती जा रही है। मैं उनसे आगे निकल रहा हूँ। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू लिटिल वाइट को गर्व से देखकर मुस्कुराया। कांव कांव कांव। घृणित, मालिक तुम्हें पसंद नहीं करते। लिटिल वाइट गुस्से में कांव कांव कर रहा था। उसने बिच्छू को अपनी चोंच से चोंच मारी। चिपक खट। जब लिटिल वाइट ने बिच्छू को चोंच मारी तो सिर्फ चिंगारियां ही निकलीं। आखिरकार, उसके पास धातु का कवच था। कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू चिढ़ाया। कांव कांव। लिटिल वाइट ने गुस्से से अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे आंधी चल पड़ी। उसने अचानक बिच्छू की आंखों पर चोंच मार दी। हे भगवान, तुम सच में ऐसा कर रहे हो?
धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू डर के मारे उछल पड़ा। वह लिटिल व्हाइट के हमले से बचने के लिए वांग टेंग के चारों ओर भागा। लिटिल व्हाइट ने वांग टेंग के सामने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह जमीन पर उतरा और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू का आक्रोशपूर्वक पीछा किया। ठीक है, मजाक करना बंद करो। हमें अब चले जाना चाहिए। वांग टेंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और उनकी लड़ाई रोक दी। वह धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के पुराने घोंसले की ओर बढ़ा और अंतरिक्ष खंड में सभी पन्ने जमा कर दिए। उसने वह सब कुछ ले लिया जो वह ले सकता था। इन पन्नों ने पन्ना चमकीली लौ को जन्म दिया था। वे एक कीमती सामग्री थे, इसलिए उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के घोंसले को साफ कर दिया। कुछ भी नहीं बचा था। रात में सोंग वांजियांग, झू चेंगवांग और रून युद्धक जहाज पर मौजूद दूसरे डिप्टी कमांडरों में बेचैनी बढ़ने लगी। वे डेक पर इधर उधर चहलकदमी करते रहे। चीफ कमांडर कहाँ है? वह वापस क्यों नहीं आया? सोंग वांजियांग ने भौहें सिकोड़ी। हम इस मिशन में भाग लेने वाले अकेले लोग नहीं हैं। 2 अन्य सैनिक भी हैं। वे अपने रास्ते पर हैं और हमारे साथ मिशन योजना पर चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि हमारे चीफ कमांडर यहाँ नहीं हैं। हमें क्या करना चाहिए? झू चेंगवांग ने चिंतित होकर कहा। मुझे कैसे पता चलेगा? हमारा चीफ कमांडर थोड़ा अनोखा है। आप ये जानते हैं, सोंग वांजियांग ने गुस्से में कहा। भविष्य में इस तरह की और भी स्थितियां होंगी। झू चेंगवांग ने अपना सिर हिलाया और कहा। कांग वेनबो और अन्य उप कमांडर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। क्या उनके लिए अपने मुख्य कमांडर के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करना उचित था? इतना महत्वपूर्ण क्या है? रात के आकाश में उनके सामने एक आवाज सुनाई दी। हाँ, डिप्टी कमांडर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी गर्दनें अकड़कर घुमाई और डेक पर आए वांग टेंग को देखा। वे चकित थे। उनके सिर सुन्न हो गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। कांग वेनबो और अन्य डिप्टी कमांडरों के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। वे हंसना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। झू चेंगवांग और सोंग वांजियांग पर यह भाव देखना आसान नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये दोनों लोग मौत की मांग कर रहे थे। क्या उन्हें डर नहीं था कि वांग टेंग अपनी सीमा लांघने के कारण उन्हें कड़ी सजा देगा? चीफ कमांडर, हमारी व्याख्या सुनो। सोंग वांजियांग और झू चेंगवांग हकलाते हुए बोले। उन्हें लगा कि वे अभी भी बच सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी व्याख्या सुनूंगा। मुझे लगा कि मैंने अपने बारे में कुछ सुना है कि मैं थोड़ा अनोखा हूं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए शांति से जवाब दिया। हाँ, चीफ कमांडर, आपने गलत सुना होगा। हम ऐसा क्यों कहेंगे? आप प्रतिभाशाली और शक्तिशाली, स्मार्ट और असाधारण हैं। आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सोंग वांजियांग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने झू चेंगवांग को धक्का दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, हमने यही कहा था। चीफ कमांडर, आपने गलत सुना होगा। झू चेंगवांग ने सहमति में सिर हिलाया। कांग वेनबो और बाकी लोग लगभग हंस पड़े। इन दोनों लोगों में कोई गरिमा नहीं थी। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इन दोनों डिप्टी कमांडरों में जीवित रहने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन क्या वह इतना डरावना था? क्या उन्हें उससे इतना डरना था? ठीक है, मुझे बताओ, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और पूछा। सोंग वांजियांग और झू चेंगवांग ने राहत की सांस ली। अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछते हुए उनमें से एक ने कहा, चीफ कमांडर, इस मिशन में 2 अन्य सैनिक भी भाग लेंगे। वे हमारे साथ योजना पर चर्चा करना चाहते हैं। 2 अन्य सैनिक? वांग टेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? हमें भी अभी अभी सूचित किया गया है। यह अंतिम क्षण में लिया जाने वाला निर्णय होना चाहिए, सोंग वांजियांग ने जवाब दिया। ठीक है, उन्हें बैठक शुरू करने के लिए सूचित करें। वांग टेंग युद्ध यान पर सवार होकर कमांड रूम की ओर चला गया। हाँ, बाकी लोग भी जल्दी से पीछे चले गए। कमांड रूम में सभी लोग एक लंबी मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए। उनके सामने स्क्रीन पर 2 आकृतियां थीं। उनमें से एक वांग टेंग का पुराना दोस्त था, जो क्रिम्सन टाइगर ट्रूप का मुख्य कमांडर था, जियाओ नानफेंग। दूसरा एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसका चेहरा मर्दाना था। वह जुवानबू ट्रूप का मुख्य कमांडर, जो जुवानबू था। जुवानबू ट्रूप क्रिम्सन टाइगर और ब्लैक स्पैरो ट्रूप से बड़ा था। जिस डार्कलैंड डायमेंशनल रिफ्ट की वे रक्षा कर रहे थे, वह बेहद खतरनाक था। वहां मौजूद डार्क एपेरिशन की संख्या किसी भी अन्य डायमेंशनल रिफ्ट से ज्यादा थी, और वे बहुत ज्यादा मजबूत भी थे। इसलिए जुवानबू ट्रूप के मुख्य कमांडर के पास किले को थामे रखने के लिए उचित ताकत होनी चाहिए थी। केवल 13 सितारा उच्च स्तरीय जनरल स्टेज मार्शल योद्धा ही इस स्थान को सुरक्षित कर सकते थे। जो जुवानबू एक शीर्ष श्रेणी के सामान्य स्तरीय मार्शल योद्धा थे। जब इन दोनों ने कई किलोमीटर दूर स्क्रीन के माध्यम से वांग टेंग को देखा, तो जियो नानफेंग हैरान और निराश हो गया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद दिलचस्प थी। इस बदमाश ने ब्लैक स्पैरो ट्रूप पर कब कब्जा कर लिया? ये सवाल उसके दिमाग में अटका हुआ था। उसे कोई कारण नहीं सूझ रहा था। जो जुवानबू भी हैरान था।
उसने अपनी उंगलियां क्रॉस करके टेबल पर रखीं और अपनी तेज नज़र से वांग टेंग को नापने लगा। ब्लैक स्पैरो ट्रूप का यह मुख्य कमांडर थोड़ा छोटा था। हमारा प्रधान सेनापति संकीर्ण सोच वाला है। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग ने आराम से कुर्सी पर झुककर दोनों मुख्य कमांडरों को देखा। जियाओ नानफेंग एक जाना पहचाना चेहरा था, इसलिए उसने उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। उनके बीच कुछ शिकायतें थीं, लेकिन वे पहले ही सुलझ चुकी थीं। जियाओ नानफेंग उन कड़वी यादों को फिर से सामने नहीं लाना चाहता था। आखिरकार, यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। क्रिम्सन टाइगर ट्रूप द्वारा वांग टेंग को हिरासत में रखने के बाद डैन ताइक्सुआन ने उसकी पिटाई की थी। जब भी वह इस बारे में सोचता होगा तो उसे बहुत गुस्सा आता होगा। जहां तक दूसरे व्यक्ति की बात है, वांग टेंग ने उसके बारे में सुना था। जो जुवानबू सेना में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसका जीवन अनुभव काफी प्रसिद्ध था। वह तब प्रसिद्ध हुआ जब फोर्स ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। वह 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुआ और संघर्ष करके आगे बढ़ा। उसने कई सैन्य उपलब्धियां हासिल की और कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी सारी उपलब्धियां अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित की थीं। इतने सालों तक अंधेरे भूतों को मारने के बाद वे उसके नाम से भी डर गए थे। उसने एक बड़े आयामी दरार की रक्षा की और कभी भी किसी भी अंधेरे भूत को रक्षा की रेखा को तोड़ने और मानव दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि यह महान हस्ती इस मिशन में भी भाग लेगी। क्या झेनली कबीले के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ? जब उसने इन दोनों मुख्य कमांडरों को देखा तो उसके दिमाग में कई विचार कौंधे। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उसने शांति से अपना मुंह खोला, मुझे आपको इंतजार करवाने के लिए खेद है। उनकी आवाज ने बैठक की मेज पर छाए सन्नाटे को तोड़ा। ठीक है, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। जो जुवानबू की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। उसकी आवाज कर्कश और मोटी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाई जो, मैंने नहीं सोचा था कि आप भी आएंगे, जियो नानफेंग ने कहा। ये सही है। जो जुवानबू ने सिर हिलाया। हमें झेनली कबीले में अंधेरे भूतों के संकेत मिले हैं। वे अंधेरे भूतों को लाने के लिए एक आयामी दरार खोलना चाहते हैं। वहां कई शक्तिशाली अंधेरे भूत हो सकते हैं, इसलिए महान कमांडरों ने मुझे इस मिशन में शामिल होने के लिए कहा। अंधेरे भूत। जियो नानफेंग चौंक गया। वह जानता था कि यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वहां काले भूत होंगे। वांग टेंग ने भी भौहें सिकोड़ी। ज़ेनली कबीले को पृथ्वी पर अंधेरे प्रेत उतारने में मदद करने के लिए पागल होना चाहिए। किसी कारण से उसे किपलंग का ख्याल आया। ये लोग अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के कारण अंधेरे प्रेतों से मोहित हो जाते थे। हर जगह काली छायाएं थीं। उनसे बचना मुश्किल था। हर इंसान का एक अंधेरा पक्ष होता है। एक बार जब वे अति करने लगते हैं, तो वे आसानी से अंधेरे भूतों से मोहित हो जाते हैं। वांग टेंग को ये सिर दर्द लग रहा था। उसके लिए ये काली छायाएं खरपतवार की तरह थीं। उन्हें काटने के बाद भी वे बढ़ती रहती थीं। वांग टेंग, आपको पहले नियुक्ति मिली है, इसलिए आपको इस मिशन का कमांडर होना चाहिए। क्या आपके पास कोई योजना है? जो जुवानबू की आवाज ने उसे वापस बैठक में खींच लिया। वह वांग टेंग की जांच कर रहा था। जियो नानफेंग ने भी उस पर ध्यान केंद्रित किया। वांग टेंग ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या वे उसका परीक्षण कर रहे थे? दरअसल, उनकी उम्र के कारण उन्हें हमेशा छोटा समझा जाता था। मेरे पास कोई खास योजना नहीं है। हम बस अपना रास्ता लड़ते रहेंगे। उसकी आंखों में उपहास का भाव झलक उठा। जो जुवानबू। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियो नानफेंग। उन्हें उनसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। जियो नानफेंग के होठों का किनारा फड़क उठा, और वह अवाक होकर वांग टेंग को देखने लगा। किसी कारण से उसे वह अविश्वसनीय लगा। तीनों महान कमांडर क्या सोच रहे थे जब उन्होंने उसे ब्लैक स्पैरो ट्रूप का मुख्य कमांडर नियुक्त किया था? क्या उन्हें सेना को नष्ट करने का डर नहीं था? जो जुवानबू के हाव भाव को देखकर लगता है कि उसके मन में भी यही विचार आ रहे होंगे। पहले तो उसने सोचा कि वांग टेंग भले ही युवा है, लेकिन उसके पास कुछ कौशल होना चाहिए क्योंकि उसे चीफ कमांडर का पद दिया गया था। अंत में, उसने एक ही सवाल के बाद खुद को उजागर कर दिया। उसके पास कोई योजना या तैयारी नहीं थी। वह बस झेनली कबीले में अपना रास्ता बनाना चाहता था। क्या वह आश्वस्त था या वह मूर्ख था? क्या आपके पास कोई और सुझाव है? वांग टेंग ने उनकी नजरों को नजरअंदाज करते हुए शांति से पूछा। संरचनाएं। जो जुवानबू ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। ज़ेनली कबीले को हमारे मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हमें गंतव्य पर पहुंचने के बाद अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए और 3 रनमास्टर्स को बर्फ के पहाड़ पर एक संरचना स्थापित करने के लिए भेजना चाहिए। जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। ये सही है, मैं सहमत हूं। केवल सरनियां ही बड़े पैमाने पर झेनली कबीले को मार सकती हैं, जियो नानफेंग ने कहा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने एक सवाल पूछा, आप कौन सी एरे बनाना चाहते हैं? सोंग वानजियांग और अन्य लोगों ने अनियंत्रित रूप से वांग टेंग को देखा।
एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें याद आया कि वह एक व्यूह रचना करना चाहता था, लेकिन अब वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसने कुछ भी तैयार नहीं किया हो। इसके बजाय उसने अन्य दो मुख्य कमांडरों से उनकी राय पूछी। उनका मुख्य सेनापति धूर्त था, इसलिए उसके पास अवश्य ही कुछ चाल होगी। जियाओ नानफेंग और जोऊ जुवानवू इस सवाल से हैरान रह गए। उनकी सरनी महारत की तुलना रनमास्टर्स से नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि इस स्थिति के लिए कौन सी सरणियां सबसे उपयुक्त थीं। मेरे दल के रूनमास्टर ने परिदृश्य का विश्लेषण किया है। मोसाकिला पर्वत श्रृंखला में पूरे साल बर्फ गिरती है, इसलिए हम बर्फ की सरनी बना सकते हैं और प्राकृतिक बर्फ तत्व का उपयोग कर सकते हैं। सरनी की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, जियो नानफेंग ने उत्तर दिया। ये सही है, मेरे दल के रूनमास्टर यही सुझाव देते हैं। जो जुवानबू ने सिर हिलाया। झेनली कबीले के लोग कई सालों से बर्फीले पहाड़ पर रह रहे हैं, इसलिए उन्हें परिदृश्य की पूरी समझ होगी। वे अपने दुश्मनों के लिए इतनी बड़ी खामी क्यों छोड़ेंगे? वांग टेंग ने शांति से पूछा। जियो नानफेंग और जो जुआनवू ने भौहें चढ़ा दी। उनके शिष्य उसके शब्दों पर विचार करते हुए उग्रता से घूम रहे थे। अगर ऐसा हुआ तो उनकी योजना उल्टी पड़ जाएगी। वे अपने दुश्मन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और इसके अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, सरनी श्रृंखला अभिक्रिया। अगर झेनली कबीले ने बर्फ के पहाड़ के चारों ओर बर्फ की सरनी बना रखी होती, तो वे दूसरी बर्फ की सरनी लगाने पर श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते थे। अंत में, वे अपने दुश्मन को अपनी सरनी की शक्ति को मजबूत करने में मदद कर सकते थे। बड़े पैमाने पर लड़ाई के दौरान ये स्थिति आम थी। सोंग वानजियांग और अन्य लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने देखा कि अन्य दो मुख्य कमांडर अवाक रह गए थे। इसके बजाय, जब उन्होंने वांग टेंग को देखा तो उनकी निगाहें अजीब हो गईं। उनका मुख्य कमांडर गंभीर रूप से संकीर्ण सोच वाला था। सभी का एक ही विचार था कि वे भविष्य में अपने मुख्य सेनापति को कभी नाराज नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हारी योजना क्या है? जो जुवानबू ने वांग टेंग के शांत चेहरे को देखा और उसे पता चल गया कि उसने पहले से ही अपनी रणनीति बना रखी है। उसने पहले क्यों नहीं बताया? उनके लहजे ने उसे नाराज कर दिया होगा, इसलिए उसने कुछ बदला लेने का फैसला किया। जियो नानफेंग ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह आदमी जानबूझकर उन्हें बेवकूफ बना रहा था। उसका चेहरा काला पड़ गया। जब तक ये गुस्ताख आदमी आसपास था, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। खैर, यह उसकी गलती थी। वह भूल गया कि वांग टेंग एक मास्टर स्तर का रन मास्टर था। वह रन बनाने के बारे में कैसे नहीं सोच सकता था। वांग टेंग मुस्कुराया और इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया। वह सिर्फ उनके रवैये से नाराज था। थोड़ी बहुत शर्मिंदगी ही काफी थी। उसे इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं थी। बर्फ तत्व की व्यवस्था काम नहीं करेगी। चलो एक अग्नि व्यवस्था बनाते हैं। झेनली कबीले का आधार। तीनों प्रमुख कमांडरों ने व्यूह रचना पर निर्णय लेने से पहले काफी देर तक विचार विमर्श किया। आकाशीय पृथ्वी अग्नि व्यूह। वांग टेंग ने पहले ही इस सरणी के बारे में सोच लिया था। उन्होंने मोसाकिला पर्वत श्रृंखला के आसपास के परिदृश्य का अध्ययन किया था और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी की उपस्थिति देखी थी। ज्वालामुखी निष्क्रिय हो सकता है, लेकिन यह अभी भी फट सकता है। कुछ मदद से, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी एक भयावह सक्रिय ज्वालामुखी बन सकता है। वैसे, ये वास्तव में कोई चर्चा नहीं थी। जियाओ नानफेंग और जोऊ जुवानबू ने इस सरणी की व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए अपने रनमास्टर से बात की। जैसी कि उम्मीद थी, कोई समस्या नहीं थी। रून विद्या में अपनी महारत के कारण वांग टेंग के लिए गलती करना असंभव था। अगले दिन, तीनों सेनाएं गुप्त रूप से मोसाकिला पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से में एकत्रित हुईं। पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी थी और झेनली कबीले ने अपने आधार के रूप में केवल कुछ पहाड़ों का ही उपयोग किया था। इसलिए, अगर सैनिकों ने अपने पदचिह्न छिपाने का फैसला किया, तो झेनली कबीले को उनकी उपस्थिति का पता नहीं चल पाएगा। जो जुवानबू सेना के युद्धक जहाज से उतरा और आखिरकार वांग टेंग से व्यक्तिगत रूप से मिला। उसकी आंखों में विस्मय था। उन्होंने अपने आदमियों से कल की मीटिंग के दौरान वांग टेंग के हाथों हुई चोटों के बाद उस पर नजर रखने को कहा था। परिणाम ने उन्हें चौंका दिया। ये युवक अविश्वसनीय था। प्रसिद्धि पाने का उसका मार्ग अपने आप में एक किंवदंती था। खुद उसे भी यह अविश्वसनीय लगा। ये कल्पना करना कठिन था कि यह सब एक ऐसे युवा के साथ हुआ जो 20 साल का भी नहीं हुआ था। युवा पीढ़ी हमसे आगे निकल रही है। जो जुवानबू ने खुद से विलाप किया। जियो नानफेंग के मन में यह विचार नहीं था। इसके बजाय, जब भी वह वांग टेंग को देखता तो उसे गुस्सा आता। उसका चेहरा हमेशा उसे डैन ताइक्सुआन द्वारा की गई पिटाई की याद दिलाता था। आपके रून मास्टर आ गए हैं। वांग टेंग ने बिना कोई नमस्कार किए सीधे मुद्दे पर बात कर दी। हाँ, उन दोनों ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलो शुरू करते हैं, वांग टेंग ने सख्ती से कहा। बेशक, जो जुवानबू ने सिर हिलाया और अपने आदमियों को छिपने का आदेश दिया। फिर, वह अपने रून मास्टर्स के साथ वांग टेंग का पीछा करने लगा। जियो नानफेंग चुपचाप उनके पास आ गया।
अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले उन्होंने कुछ पहाड़ों पर चढ़ाई की। ये झेनली कबीले का आधार था। वहां 3 चोटियां एक दूसरे से सटी हुई थीं, जो बुद्ध की उंगलियों की तरह लग रही थीं। यह एक अजीब दृश्य था। क्या ये वह जगह है? वांग टेंग ने पूछा। हाँ, जो जुवानबू ने नक्शा निकाला और सिर हिलाया। वे तीनों ही सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा थे, इसलिए यदि कोई छिपना चाहे तो उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। वांग टेंग ने कहा, हमें सुरक्षा के लिए एक स्काउट भेजना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्काउटिंग जरूरी थी। उन्हें जो खुफिया जानकारी मिली थी उसमें कोई त्रुटि हो सकती थी। अगर झेनली कबीले का बेस यहाँ नहीं होता तो वे बहुत बड़ी भूल कर रहे होते। या यूं कहें कि अगर झेनली कबीले को पता चल जाता कि वे आ रहे हैं और जाल बिछा देते। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जो जुवानबो और शियाओ नानफेंग हिचकिचाए। वे कुछ दूरी पर छिप सकते थे, लेकिन बेस में घुसपैठ करना दूसरी बात थी। वे ये वादा नहीं कर सकते थे कि उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा। वांग टेंग ने उनके हाव भाव पढ़े और आह भरी। तो फिर मुझे ये करने दो। वैसे भी ये पहली बार नहीं था जब वह ऐसा कर रहा था। क्या आप आश्वस्त हैं? जो जुवानबू ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा। वह वांग टेंग को नीची नजर से नहीं देख रहा था। घुसपैठ के मिशन सबसे खतरनाक होते हैं। अगर उसे खोज लिया गया तो न केवल उसकी जान को खतरा होगा, बल्कि इससे उनकी भविष्य की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। उन्हें अपने दुश्मन को सचेत नहीं करना चाहिए। चिंता मत करो, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। वांग टेंग को अपनी छुपने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। वह कभी असफल नहीं हुआ था। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वहीं गायब हो गया। जो जुवानबो अवाक रह गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस क्षेत्र को स्कैन किया लेकिन कुछ नहीं मिला। वह और भी हैरान हो गया। यह आदमी गुस्सा दिलाने वाला है, लेकिन वह वाकई ताकतवर है, जियाओ नानफेंग ने कहा। तुम्हें वह पसंद नहीं है? जो जुवानबू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमारे बीच मतभेद रहे हैं। जियो नानफेंग को लगा कि उसका सिर फिर से दर्द कर रहा है। जब जो जुवानबू और जियाओ नानफेंग उसके बारे में बात कर रहे थे, तो वांग टेंग पहले ही छिप गया था और 3 चोटियों में घुस गया था। उसने पाया कि तीनों पहाड़ों पर कोई इमारत नहीं थी। झेनली कबीले के लोग सतर्क थे। पहाड़ों में गहरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी इमारतें छिपा रखी थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों बाद भी उनका सफाया नहीं हुआ। चूंकि जमीन पर कोई इमारत नहीं थी, इसलिए वे पहाड़ की दीवारों में छिपे होंगे। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और पहाड़ों के अंदर एक विशाल स्थान को महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठीं। वह एक प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार अच्छी तरह से छिपा हुआ था। यह एक पहाड़ी दीवार के नीचे स्थित था और एक बड़ी चट्टान से अवरुद्ध था। इसके अलावा प्रवेश द्वार बर्फ से ढका हुआ था। पहली नज़र में यह अन्य पहाड़ी दीवारों जैसा ही लग रहा था। यहाँ पर भी कई स्थानों पर जाल के चिन्ह थे। प्रवेश द्वार के चारों ओर जाल की आकृतियां बनी हुई थीं। हालांकि वांग टेंग के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। कई कार्रवाइयों के बाद वह पहाड़ में घुसने में कामयाब हो गया। प्रवेश द्वार की रखवाली 2 दुष्ट कबीले के लोग कर रहे थे। वे लगभग 30 वर्ष के थे और 4 सितारा सैनिक स्तर के थे। उनमें से एक ने जम्हाई लेते हुए कहा, हमारा ठिकाना बहुत छिपा हुआ है। हमें यहाँ क्यों पहरा देना पड़ रहा है? कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाएगा। धीरे से, अगर बिशप ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें सजा मिलेगी। दूसरे व्यक्ति ने जल्दी से अपने चारों ओर नजर घुमाए और धीमी आवाज में अपने साथी को डांटा। हम शिकायत क्यों नहीं कर सकते? दूसरे व्यक्ति ने धीरे से कहा। फिर भी वह डर गया और उसने बात करना बंद कर दिया। समुद्री जानवरों के दंगे के विफल होने के बाद उच्च अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमें बाहर जाने से भी रोक दिया। पहाड़ में बंद रहना उबाऊ है। मुझे आश्चर्य है कि हमें कब बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। दूसरे व्यक्ति ने पूछा। तुम सही कह रहे हो। उन्हें जिया देश से डर लग रहा होगा। हमने इस बार बहुत बड़ा हंगामा किया है, इसलिए जिया देश हमें खत्म करने के लिए बेताब होगा। लेकिन उनकी कोशिशें बेकार जाएंगी। इतने सालों बाद भी वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक बार जब वे अपनी सुरक्षा कम कर देंगे तो हम बाहर जाकर फिर से तबाही मचा सकते हैं। दूसरे व्यक्ति ने ठहाका लगाया। वांग टेंग की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। हालांकि उसने खुद को रोकने के लिए मजबूर किया। वह उन्हें कुछ और समय तक जीने देगा। जब सही समय आएगा तो उनमें से कोई भी बच नहीं सकेगा। यदि हेडिस आपको मारने के लिए आपके पीछे पड़ जाए तो आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। वांग टेंग ने पहले ही इन लोगों को मौत की सजा सुना दी थी। वह अंधेरे में विलीन हो गया और 2 दुष्ट कबीले के लोगों के पास से चला गया, जिन्होंने उसे नोटिस नहीं किया। वह पूरा रास्ता पैदल चलकर पहाड़ में एक विशाल स्थान पर पहुंचा। वहां कई गुफाएं थीं। पूरा स्थान खाली कर दिया गया था और इमारतें खड़ी कर दी गई थीं। लोग एक छोटे से शहर की तरह इधर उधर घूम रहे थे। क्या आश्चर्य है! वांग टेंग झेनली कबीले के विकास पर आश्चर्यचकित था। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। NO12 BIN.C ओम।
वह आगे बढ़ा तो देखा कि कई दुकानें हथियार, दान और कौशल शास्त्र बेच रही हैं। यहाँ सब कुछ खरीदा जा सकता है। उन्होंने अपनी खुद की व्यवस्था स्थापित कर ली थी। शायद मुझे कोई रहस्य मिल गया हो। मैं, अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। पहले तो वांग टेंग सिर्फ बेस के बारे में जानकारी लेना चाहता था और फिर वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया। चूंकि यह जगह इतनी मजेदार थी, इसलिए उसे यहां जरूर जाना चाहिए। वह अंधेरे में छिप गया और अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए अपने सामने की भीड़ को देखने लगा। आखिरकार उसकी नजर एक दुष्ट कबीले के आदमी पर पड़ी जो एक विकृत व्यक्ति की तरह दिख रहा था। आप ये कर रहे हैं? वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह चुपचाप दुष्ट कबीले के आदमी का पीछा करता रहा। इस छोटे से शहर का समग्र डिजाइन व्यापक था। कुछ इमारतें पहाड़ की दीवारों के ठीक बगल में बनाई गई थी, इसलिए सब कुछ संकीर्ण और तंग दिखाई देता था। जब ये दुष्ट कबीले का आदमी सड़कों पर चलता था तो कोई भी उसका अभिवादन नहीं करता था। ज्यादातर लोग उसे घृणा की नजर से देखते थे जबकि दूसरे उसे अनदेखा कर देते थे। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। ये स्पष्ट था कि इस दुष्ट कबीले के सदस्य को उसके साथी पसंद नहीं करते थे। हालांकि वह नाराज या निराश नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ढीठ मुस्कान चिपकी हुई थी। वह एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। जब वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा तो वह अचानक एक पत्थर के रास्ते पर मुड़ गया और एक चोर की तरह भागता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि वह एक पत्थर के दरवाजे के सामने नहीं पहुंच गया। इस पत्थर के फुटपाथ पर दीवारों के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से बनी हुई कई समान गलियारे थे। वांग टेंग इस व्यक्ति को मारना चाहता था और उसकी पहचान का इस्तेमाल करके झेनली कबीले के मुख्यालय में घुसना चाहता था। हालांकि वह उत्सुक हो गया और उसने इंतजार करके देखने का फैसला किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अंधेरे में छिप गया और दुष्ट कबीले के मुखिया को दिलचस्पी से देखने लगा। दुष्ट कबीले के मुखिया के हाथ चमकने लगे। रोशनी उसकी उंगली पर जम गई और उसने पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा किया। पत्थर के दरवाजे पर हल्की रोशनी चमकी। एक छोटी सी रून पंक्ति प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकने लगी, उसके हाथ की गति बढ़ गई। उसने कुछ बार थपथपाया और पत्थर के दरवाजे पर लगी हुई रोशनी चमक उठी। फिर वह मंद पड़ गई। अच्छा हुआ, ये दिलचस्प है। वांग टेंग दंग रह गया। वह बता सकता था कि इस दुष्ट कुल के दुष्ट व्यक्ति ने अस्थायी रूप से रून सरणी को तोड़ने के लिए कुछ विशेष विधि का उपयोग किया था। ये पत्थर के दरवाजे अब उसे नहीं रोकेंगे। दुष्ट कबीले के मुखिया ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि उसके आसपास कोई नहीं है। फिर उसने पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया और गुफा में प्रवेश किया। वांग टेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया की और पत्थर का दरवाजा खुलते ही अंदर उड़ गया। हालांकि नजदीकी होने के कारण उसने हवा का झोंका पैदा कर दिया। हवा कहां से आई? दुष्ट कबीले का मुखिया हैरान था। उसने सतर्कता से अपने चारों ओर नजर घुमाए और बुदबुदाया, कोई बात नहीं, चलो पहले काम पर लग जाएं। वांग टेंग अंधेरे कोने में खड़ा था और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। उसका हाव भाव अजीब था। ये व्यक्ति आदतन अपराधी था। वह अपने ही लोगों से चोरी करने के लिए वाकई बहुत दुस्साहसी होगा। क्या उसे पकड़े जाने का डर नहीं था? हे, मेरे बच्चों, मैं आ रहा हूं। दुष्ट कबीले का मुखिया खिलखिलाकर हंसा और कमरे में बिस्तर की ओर चला गया। हौंफते हुए, धिक्कार है, यह आदमी एक विकृत व्यक्ति है। मैं इसे थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता हूं। वांग टेंग की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। वह कांप उठा। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। उसे डर था कि अगर वह उसे देखता रहा तो वह उसे मार डालने की अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख पाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार उसे अपने आसपास के माहौल को देखने का समय मिला और उसे एहसास हुआ कि यह एक महिला का कमरा था। यहाँ महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कई चीजें थीं, इसलिए यह पहचानना आसान था। अचानक उसने फिर से विकृत हंसी सुनी। मिल गया। माँ फेई का फिगर बहुत भयानक है। वह पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उन्हें लुभाती रहती है। मुझे पता था कि वह ये चीजें पहनती है। हा NO12BN.C ओम। बोलते हुए उसने अपनी नाक के पास कपड़े का एक पतला टुकड़ा रखा और गहरी सांस ली। वह मंत्रमुग्ध लग रहा था। अरे यार, शायद मुझे कोई रहस्य मिल गया है। बकवास, ये तो सचमुच विकृत व्यक्ति है। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। इस कमीने ने एक महिला का अंडरगारमेंट पकड़ा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने बेतरतीब ढंग से चुना था, उसका चरित्र इतना अनोखा होगा। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ और वह वहां से चला जाना चाहता था। लेकिन इस बारे में सोचते हुए मुझे लगा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं था। साथ ही ये व्यक्ति मिलनसार नहीं था और अजीब था। उसके जैसा दूसरा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होगा। ठीक है, चलो उसका उपयोग करते हैं। वैंग टेंग थोड़ा अनिच्छुक था, हालांकि उसकी नजर तेज हो गई और वह चुपचाप दुष्ट कबीले के पीछे आ गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी ईंट नीचे पटक दी। टकराना। एक हल्की सी आवाज हुई और दुष्ट कबीले के मुखिया ने हैरानी और अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं।
एक सेकंड के बाद उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। टस्क, कितना असफल, एक बार और बेहोश हो गया। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। कुछ विशेषता बुलबुले भी गिर गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, याओ परिवार रून डिक्रिप्शन कौशल 5। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 6 और 0। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मज्ञान 5-5। याओ परिवार रून डिक्रिप्शन कौशल। वह क्या है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसका दिमाग हिल गया और कहीं से एक स्मृति प्रकट हुई। उनकी याददाश्त में एक दुबला पतला युवक रूनों का अध्ययन कर रहा था। वह साधारण और थोड़ा चालाक लग रहा था। वह एक विकृत व्यक्ति जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी रून प्रतिभा बहुत अधिक थी और वह सभी प्रकार के रूनों के प्रति संवेदनशील था। वह इस क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। दुर्भाग्य से अपने रूप रंग के कारण उसे हमेशा परेशान किया जाता था और उसके साथ कभी उचित व्यवहार नहीं किया जाता था। दूसरे लोग केवल उसका मजाक उड़ाते और उसे चिढ़ाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और भी अधिक संकी और अकेला होता गया। उसे दूसरों से बात करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और उन लोगों से बदला लेने का फैसला किया जो उसे नीची नज़र से देखते थे। अतिवादी व्यक्तित्व वाले लोगों के लिए गलत रास्ते पर चलना आसान था। इस युवक को पता था कि उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा कम है, इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान रूनों का अध्ययन करने और उन्हें समझने पर लगा दिया। अंत में वह एक ऐसे सिद्धांत का आविष्कार करने में कामयाब रहा जो रूनों की सरणी को तोड़ सकता था। ये याओ परिवार का रून गुर रहस्य कौशल था। उन्होंने इस कौशल को नाम देने के लिए अपने उपनाम का प्रयोग किया। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। उसने उस व्यक्ति को लात मारकर घुमाया और उसके विकृत चेहरे को देखा। वह इस चेहरे को अपनी प्रतिभा से जोड़ नहीं पाया। वह बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं लग रहा था। यह आदमी बड़ा ही प्रतिभाशाली है। हालांकि याओ परिवार का रून डिक्रिप्शन कौशल काफी उपयोगी है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह अचानक मुस्कुराया। उनके दृष्टिकोण से ये याओ परिवार रून डिक्रिप्शन कौशल गहरा नहीं था। चूंकि दूसरा पक्ष रनमास्टर नहीं था, इसलिए रूनों की उसकी महारत और ज्ञान सीमित था। स्वाभाविक रूप से उसने जो कौशल का आविष्कार किया वह मास्टर स्तर के रनमास्टरों और उससे ऊपर के द्वारा बनाए गए रूनों को नहीं तोड़ सकता था। हालांकि वांग टेंग इस कौशल को कम नहीं आंकेंगे। उन्होंने तुरंत ही मुद्दे की जड़ को समझ लिया। जब तक वह इस कौशल के अंक बढ़ाते रहेंगे, तब तक वे इसके प्रभावों को असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि वह अपनी रिक्त विशेषताओं को याओ परिवार रून डिक्रिप्टिंग कौशल में जोड़ दे, तो ये कौशल उस स्तर तक पहुंच सकता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले मुझे उससे वह सब कुछ लेना चाहिए जो मैं कर सकता हूं। मुझे यह अवसर बर्बाद नहीं करना चाहिए। वांग टेंग की नज़र फिर से उस विकृत आदमी पर पड़ी। उसका चेहरा खतरनाक हो गया। बैंग बैंग बैंग। शानदार सारांश किसने बनाया? अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। कुछ समय बाद उसने अपनी ईंट खुशी से रख ली। याओ परिवार रून गुर ज्ञान कौशल 35/300 अच्छी तरह से वाकिफ। उन्होंने इस कौशल को बुनियादी समझ से लेकर निपुणता तक बढ़ा दिया था। हालांकि ये सबसे अच्छा था जो वह कर सकते थे। उस आदमी से खून बह रहा था। वह अब उसे और नहीं मार सकता था। आखिरकार वह अभी भी एक दयालु व्यक्ति था। वांग टेंग ने उस विकृत आदमी के कपड़े उतारे और उसे पहना दिया। उसका चेहरा और आकृति भी बदलने लगी। कुछ सेकंड के बाद वह एक दुबले पतले युवक में बदल गया। वह विकृत आभा छलक रही थी। सुरक्षित रहने के लिए वांग टेंग ने उस आदमी की फोर्स को सील कर दिया और उसे बांध दिया। उसने उसके मुंह में अंडरगारमेंट का वह टुकड़ा भी ठूंस दिया। अगर वह आदमी जाग भी जाता तो भी वह बच नहीं पाता। वांग टेंग ने अपना काम पूरा करने के बाद ताली बजाई। उसे लगा कि उसकी योजना एकदम सही थी। उसे बस थोड़ा दोषी महसूस हुआ जब उसने उस आदमी के मुंह में अंडरवियर की जोड़ी देखी। खांसी, चूंकि तुम्हें ये स्टाइल पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए उस आदमी को बिस्तर के नीचे धकेल दिया। फिर वह पलटा और चला गया। वह यहां नहीं रह सकता था। अगर माँ फेफेई वापस आकर उससे टकरा गई तो परेशानी हो जाएगी। जब वांग टेंग सड़क पर आगे बढ़ा, तो सभी लोग उसे घृणा से देखने लगे। सभी उससे नफरत करने लगे। वांग टेंग को लगा कि इस आदमी का जीवन बहुत कठिन होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह सड़कों पर चलता रहा और पहाड़ के भीतर की संरचना की स्पष्ट तस्वीर देख पाया। हालांकि वह जानता था कि झेनली कबीले का आधार 3 पहाड़ों के भीतर था और यह सिर्फ एक पहाड़ का अंदरूनी हिस्सा था। उसने बाकी 2 पहाड़ों को नहीं देखा था। आओ, मैंने सुना है कि हमारे कबीले के प्रतिभाशाली लोग द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं और वे बाईं चोटी पर जीवन या मृत्यु के क्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। क्या वे जीवन या मृत्यु के अखाड़े में द्वंद्व कर रहे हैं? क्या हुआ? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? कौन जानता है? मैंने सुना है कि यह एक महिला की वजह से हुआ है। अचानक कुछ आकृतियां वांग टेंग के पास से दौड़ती हुई आई। उनकी हांफती हुई आवाजें उसके कानों में पड़ीं।
बाएं शिखर, जीवन या मृत्यु का क्षेत्र। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह उन लोगों के साथ साथ बाईं चोटी की ओर बढ़ गया। बहुत से लोग उसी दिशा में जा रहे थे। वहां शोरगुल मच गया और सभी लोग उत्साहित लग रहे थे। भीड़ बाईं चोटी की ओर बढ़ रही थी। दोनों पर्वतों के बीच के स्थानों को जोड़ने वाला एक पत्थर का फुटपाथ था। ये दुष्ट कबीले के लोग कैद से पागल हो गए होंगे। वे प्रेम प्रसंग को लेकर इतने उत्साहित क्यों हैं? वांग टेंग ने अपने दिल में शिकायत की। वह भीड़ में विलीन हो गया और उनके पीछे चला गया। हर कोई उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, इसलिए कोई भी उस जैसे किसी अजनबी पर ध्यान नहीं दे सकता था। बहुत जल्द ही वह गलियारे को पार करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यहाँ की स्थिति अलग थी। यहाँ ज्यादातर अखाड़े और प्रशिक्षण सुविधाएं थीं। यह मार्शल आर्ट के अभ्यास का स्थान था। ज्यादातर लोग बीच में बने एक बड़े से मैदान में जमा थे। वहां बहुत शोर था। ये होंग पेंग और मुरोंग शान हैं। वे क्यों लड़ रहे हैं? पास में खड़े किसी व्यक्ति ने उसके साथी से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या तुमने उसे नहीं देखा? दूसरे व्यक्ति ने मैदान के दूसरी तरफ खड़ी एक खूबसूरत महिला की ओर इशारा किया, जिसका फिगर बहुत ही शानदार था। वह मुस्कुराया। माफेफी, एनो वेल बी इन डॉट। हा, अब तुम्हें पता चल गया। माफेफी ने होंग पेंग को डेट किया और उसी समय मुरोंग शान को बहकाया। उसने कुछ समय तक दो पुरुषों के प्यार का आनंद लिया, लेकिन अंत में होंग पेंग को पता चल गया। मुझे पता था कि माँ फेई एक अच्छी इंसान नहीं थी। कैसी कुतिया है। रुको, क्या उन्हें धोखा देने के लिए उसे मार नहीं देना चाहिए? वे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम समझ नहीं रहे हो। कोई भी आदमी एक खूबसूरत महिला के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। ये दोनों उस पर मंत्रमुग्ध हैं। कोई भी उसे जाने देने को तैयार नहीं है। टस्क, ये तो बहुत ही भयानक है। तुम सही हो, लेकिन अगर माँ फेई मुझ पर बैठ गई, तो मुझे लगता है कि मैं 3 मिनट में आत्मसमर्पण कर दूंगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं 1 मिनट भी टिक पाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वांग टेंग के चेहरे पर कितनी अजीब अभिव्यक्ति रही होगी जब वह अपने चारों ओर हो रही बातचीत सुन रहा होगा। वे क्या कह रहे थे? क्या सभी दुष्ट कबीले के लोग भी ऐसे ही थे? उफ, उसने भी का प्रयोग क्यों किया? ओह ठीक है, क्या माँ फेई उस विकृत युवक की ड्रीम गर्ल नहीं है? ईमानदारी से, उसका फिगर थोड़ा। मुझे आश्चर्य है कि जब वे उसके साथ थे तो होंग पेंग और मुरोंग शान कितने समय तक टिके रहे। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और माँ फेई के शरीर को रोबोट की तरह स्कैन किया। अपनी वर्तमान उपस्थिति के साथ, वह और भी अधिक लग रहा था। अपने चेहरे के मूल स्वामी से भी अधिक दुष्ट। ओह माय, क्या ये 3 आदमियों का शो नहीं है? वांग टेंग ने अचानक अपने हाथों से ताली बजाई और चिल्लाया। वह और भी ज्यादा विकृत दिखने लगा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके चारों ओर के दुष्ट कबीले के लोगों ने उसकी ओर देखा। ये शानदार सारांश किसने लिखा? ये सीधे मुद्दे पर था। हालांकि यह 3 आदमियों का शो, वह 3 आदमियों का शो नहीं था, लेकिन इसने उनके विचारों को बेकाबू होने से नहीं रोका। उनके दिमाग में अजीब अजीब छवियां उभरने लगीं और वे बेकाबू होकर कांपने लगे। माँ फेई बहुत ही आकर्षक थी। बहुत से लोगों के मन में उसके बारे में विचार थे, इसलिए जब कोई उसके बारे में खुलकर कहता तो वे और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वांग टेंग ही वह व्यक्ति था जिसने बात की थी। इस खोज से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जैसा कि इस आदमी से उम्मीद थी। याओ जी, आप तो प्रतिभाशाली हैं। एक मोटे आदमी ने जोर से उसके कंधे पर थपथपाया और हंसा। याओ जी इस विकृत युवक का नाम था। वांग टेंग ने कमजोर होने का नाटक किया और लड़खड़ाते हुए लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह भारी भरकम आदमी और उसके आसपास के लोग हंसने लगे। होंग पेंग और मुरोंग शान ने भी यहाँ हो रहे हंगामे को देखा। उन्होंने वांग टेंग की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुर्भावनापूर्ण इरादे झलक रहे थे। उसने अफवाह फैलाने की हिम्मत कैसे की? क्या उसकी इच्छा मृत्यु की थी? माँ फेई की नज़र भी निर्दयी हो गई। उसने अपने चेहरे पर घृणा को छिपाए बिना वांग टेंग को देखा। ये तो मूर्ख था। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बोलने की? माँ फेई जानती थी कि याओ जी डरपोक है, इसलिए वह थोड़ी हैरान थी। हालांकि, उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह कभी नहीं सोच सकती थी कि यह याओ जी नकली है। शुरू करो, किसी ने अचानक चिल्लाया। अखाड़े में मौजूद दोनों खिलाड़ियों को लगा कि उनके प्रतिद्वंद्वी का ध्यान नीचे चल रहे दृश्य से भटक गया है, इसलिए उन्होंने एक ही समय पर हमला कर दिया। वे पहले हमला करके मैच को जल्दी खत्म करना चाहते थे। दुर्भाग्य से, कोई भी सफल नहीं हुआ। उन्होंने एक साथ हमला किया और बिजली की गति से एक दूसरे पर गोली चलाई। धमाका। होंग पेंग ने अपनी तलवार पकड़ी जबकि मुरोंग शान ने अपनी तलवार। वे बीच हवा में टकरा गए। ब्लेड की चमक और तलवार की चमक हवा में नाच रही थी। हालांकि, प्रभाव अखाड़े के भीतर ही रहा। इसके चारों ओर एक अदृश्य ढाल थी, जो हमलों को बाहर निकलने से रोक रही थी।